वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुप्रीम सृष्टि इंस्टीट्यूट। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस चैप्टर्स के आगे पढ़ते हैं, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी इसके पहले चीज़ें पढ़ लिया गया है। थोड़ा सा मैं अगर रिवाइज करा दूँ तो हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ा हुआ है sin x = 0, sin x = 1, sin x = -1। इसी तरह से cos से रिलेटेड 0, 1, -1 पे जो रिजल्ट पढ़ा गया था वो आप लोगों ने उससे रिलेटेड जनरल इक्वेशन, इंटरवल दे के क्वेश्चंस पूछा गया था। ठीक, फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर यानी कि सेकंड लेक्चर में sin x = sin थीटा, cos = cos थीटा, tan x = tan थीटा और इन तीनों के स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग, इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं उसका भी जनरल फार्मूला पढ़ाया गया था। और हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस ट्राई किए थे जो आईटी में आए हुए थे। ठीक है, आज का लेक्चर होगा हमारा रेंज टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, रेंज टाइप क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें रेंज का यूज़ होता है। और इस हेडिंग से आपको हमने आइडेंटिटी रेशियो चैप्टर में एक क्वेश्चन बताया है कि रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं। ध्यान रहे, रेंज टाइप क्वेश्चंस प्लीज़ गाइस आप जाकर वहाँ देखो, ज़्यादा क्लियर होगा। वहाँ पे रेंज निकालने के आगे प्रोसीजर होते हैं, वो सारे चीज़ बताया गया है, तो उसी का यूज़ होगा। बस थोड़ा सा स्टाइल चेंज होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे। तो ठीक है, अगर आप आइडेंटिटी रेशियो में नहीं जानते हो या जाना नहीं चाहते हो देखना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आप चीज़ों को अरेंज करके लिखा हुआ है, तो एक एक करके समझते हैं। ये सब चीज़ मैं क्विकली बोल के निकल जाऊँगा क्योंकि ये चीज़ आपको पहले से पढ़ा दिया गया है आइडेंटिटी रेशियो में। ठीक है, तो लास्ट टाइम हम लोग देख सकते हैं इसमें क्या क्या है। sin x का जो रेंज होता है -1 से 1 सबको पता है। sin x की मैक्सिमम वैल्यू 1, sin x की मिनिमम वैल्यू -1 होता है। किस x के लिए? फॉर ऑल बिलोंग्स टू रियल, ये सिंबल है फॉर ऑल, स्पेलिंग फॉर ऑल ALL, उसको सिंबॉलिक मीन में इस तरह से लिखा था, उल्टा ये टाइप का। ठीक है, x बिलोंग्स टू रियल यानी ये इसका डोमेन है, ये इसका रेंज है। डोमेन मतलब किसका वैल्यू होता है? x का। तो जितने भी x लिखे हैं ये सारे ये इन कोरस्पॉन्डिंग फंक्शंस के डोमेन लिखे हुए हैं। ठीक है, cos का भी रेंज वही होता है, tan का -∞, ये सब कुछ आपको पहले से बता दिया गया है। आपका काम है इसमें सारे मैंने तो बता दिया। अगर बात करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यार आप सिर्फ ये याद कर लो, हमारा काम बनता रहेगा। ठीक है, सिर्फ ये याद कर लो, हमारा काम बन जाएगा। और इसमें भी याद करने की कोई खास जरूरत नहीं है। आपको sin x का याद कर लो, cos का भी सेम ही होता है, दोनों का डोमेन भी सेम है। ठीक है, तो ये सब कुछ सेम है। अगर देखा जाए रियलिटी ये है, sin cos का सेम होता है रेंज, tan cot का सेम होता है, cosec sec का रेंज सेम होता है। देख रहा है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं यार कि देखा जाए एक्चुअली तो ये 6 है, बट अगर याद करने के बेसिस पे बात करें तो सिर्फ 3 फॉर्मूले हैं। sin cos में से कोई एक याद कर लो, tan cot में से कोई एक, एंड sec cosec में से एक। लेकिन मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ जो ज़्यादातर क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ इस तरह के क्वांटिटी पे दिख सकता है, साइन में या मे बी कॉस में। ठीक है, ये दो तरह के क्वेश्चंस में ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, तो इसलिए मैं इसमें टिक लगा दिया हूँ। कम से कम ये दो जरूर याद हो। ये समय के हिसाब से आप क्वेश्चंस करते रहोगे तो अगर यूज़ होगा तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहे। ठीक है, तो बेसिकली गाइस आपको जो याद होने चाहिए वो सिर्फ फर्स्ट सेकंड याद होने चाहिए। कम से कम ये दो जरूर याद हो, ये 4 आपकी इच्छा है याद करना चाहते हो नहीं। ठीक है, तो ये रहा सिंपल sin cos tan cot cosec sec। ठीक, अब बात करेंगे कि अगर sin स्क्वायर का रेंज पूछें, cos स्क्वायर रेंज का पूछें, tan स्क्वायर, cot स्क्वायर, cosec स्क्वायर समथिंग, तो इस तरह के सिचुएशंस में क्या होते हैं अब हम लोग उसकी बात करेंगे। ठीक है, तब तक इसको नोट कर लो।
अब हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का भी रेंज देखे थे, अब उसी के 6 हमने उसी फंक्शंस का स्क्वायर करके फॉर्म किया हुआ है, स्क्वायर करके, ठीक है। साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर, कॉट, कोसेक एंड सेक। तो साइन स्क्वायर एक्स का जो रेंज होता है 0 से 1, कॉट स्क्वायर एक्स का 0 से 1। फिर से वही बात है, दो का सेम है, देख सकते हो, ठीक। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का जो है सेम है, टेन स्क्वायर जो है वही कॉट स्क्वायर का है, कोसेक स्क्वायर का है जो वही सेक स्क्वायर का है। इसलिए मैंने इस तरह से पेयर वाइज एडजस्ट करके लिखा है, जिसका यूज़ ज़्यादा है, ठीक है। फिर से वही मैं पुरानी बात बोलना चाहूँगा कि जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके सामने दिखेंगे वो आपके साइन कॉस से रिलेटेड ही दिखने वाले हैं, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद कर सकते हो साइन स्क्वायर का, ओके। कैसे होता है, क्या कारण है कि 0 से 1 हुआ, ये चीज़ हमने आइडेंटिटी रेशियो में आपको अच्छे समझाया है। प्लीज़ गाइस आप जाके वहाँ पे देखो। फिलहाल आज का डेट में आपको रटना आपका काम है फिलहाल, ठीक है। अब हम लोग इसी क्वेश्चंस में जहाँ मैंने स्क्वायर लगाया है तो एक नया फॉर्मूला बन जाता है फिर से। अच्छा, एक चीज़ और क्लियर कर दे, इन सारे सिचुएशन में जो इनका डोमेन है, प्लीज़ आप जाके देखो, पिछला जो 6 लिखाया था सेम टू सेम लिखा है, यानी डोमेन में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। स्क्वायर करने से डोमेन में कोई चेंज नहीं हुआ इस एग्जाम्पल में, ठीक है, इस 6 फॉर्मूले में, लेकिन रेंज चेंज हो गया है, आप देख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर आप चाहो तो नेक्स्ट पॉइंट को अंडरस्टैंडिंग थ्रू समझ सकते हो यार। अब बताओ, बस मैं एक समझा रहा हूँ, बाकी तुम अपने आप समझ जाओगे। जैसे मान लो लिखा है 0 साइन स्क्वायर एक्स 1, तो अगर मैं बोथ साइड रूट ले लूँ, क्योंकि सब पॉजिटिव नंबर है तो रूट लेने में कोई दिक्कत नहीं है। 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, इसका मॉड साइन एक्स हो जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। याद है मॉड साइन एक्स, रूट के अंदर किसी भी नंबर का जो होल स्क्वायर होता है वो मॉड एक्स होता है। ये मैंने आपको बात बताया मॉडुलस चैप्टर्स में, ठीक है। सो आई होप याद होगा आपको। तो अब बात करें कि मॉड साइन एक्स का रेंज पूछे तो क्या कहोगे, 0 से 1। इसका मतलब है इन जो भी 6 फॉर्मूले आपको इस समय दिख रहे हैं, अगर इसका हम रूट ले लें तीनों जगह, 1 2 3 1 2 3 हर जगह, तो रेंज में कोई चेंज नहीं आएगा। बट ये जो स्क्वायर वाला टर्म्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मॉड में। तो क्या कह सकते हैं कि जो स्क्वायर का रेंज होता है वही मॉड लेने के बाद रेंज आता है। इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की बात कर रहा हूँ यार, ध्यान रहे, ऐसा नहीं कि हर जगह बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब पे मॉड लगा दिया मैंने और रेंज बिल्कुल सेम रहा। उसके समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल्स को पिक किया है जो कि फर्स्ट वाला था, ठीक। इसी वे में बाकी 5 भी सेम तरीके से चेंजेस होते हैं, जाकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए मैंने डायरेक्टली आपके सामने लिख दिया। और एक बात और रहा कि इसका क्या डोमेन में क्या चेंजेस होगा, तो डोमेन रेंज इन केस में भी अभी भी सेम होगा, ठीक है। आइए अब फिर से बात बोलते हैं, इसमें फिर से यही शुरुआत वाले 2 इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको इसी 2 जगह पे दिख सकता है, ठीक। तो देखा जाए तो मैंने 18 फॉर्मूले बता दिए हैं, बट ऐसा नहीं कि आप 18 को 18 जुबान पे याद कर सकते हो, नॉट पॉसिबल अगर फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो तो। लेकिन हाँ, हर सेट का 2-2 जरूर याद कर लेना, शुरुआत के जो 2-2 थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ इसके मीनिंग की अंडरस्टैंडिंग्स को, कि क्या क्या इसका सिचुएशन सॉल्यूशन आता है या नहीं आता है, काफ़ी सारे हम लोग डिस्कशन करेंगे, तब तक आप इसको नोट कर लो। अब हम लोग जो भी रेंज चीज़ें सीख रहे थे अभी, उससे रिलेटेड अगर कुछ एग्जांपल्स किया जाए जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सकता है, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि कभी भी इस तरह क्वेश्चंस आते हैं तो क्या सॉल्यूशन होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं क्या लिखा है। जैसे लिखा है साइन एक्स इक्वल टू 1/3। मैं पूछूं कि क्या इसको कैलकुलेट करने से कोई ना कोई x की वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा, क्या कोई ऐसा कुछ x हो सकता है कि इसको सॉल्व करने से आता हो। तो इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए आप हमेशा रेंज का यूज करोगे, किसका, रेंज का। तो आप बताओ साइन एक्स का रेंज होता है -1 से 1, क्या इसके बीच में कहीं ना कहीं 1/3 आता है क्या, 1/3 कहीं आता है क्या, बिल्कुल आता है। इसका मतलब है कि इससे ज़रूर सॉल्यूशन आएगा 100%, चाहे जैसा है सॉल्यूशन पक्का आएगा, सर्टेन एंड श्योर। मान लो लिखा है साइन एक्स इक्वल टू 3/2, फॉर एग्जाम्पल साइन एक्स इक्वल टू 3/2। फिर से वही बात, क्या इसको सॉल्व करने से कोई x की वैल्यू आ सकता है क्या, तो कैसे पता करें, रेंज यूज करो भाई। तो साइन एक्स का रेंज होता है -1 से 1, साइन एक्स का रेंज होता है -1 से 1। क्या 3/2 इसके बीच में कभी आएगा, कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि 3/2 सॉल्व करोगे तो 1.5 आएगा, 1.5 मतलब 1 से ज़्यादा।
इसका मतलब इज नॉट ए सॉल्यूशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कुछ लिख दूँ इस तरह से, सपोज दैट सेक एक्स लिख देता हूँ। ठीक है, सेक एक्स रूट टू, सेक एक्स इज इक्वल टू रूट टू लिख दिया। ठीक है, अब जैसे सेक एक्स इक्वल रूट टू लिखा है तो आपको वैसे भी याद होगा कि एक्स की एंगल किस चीज़ की वैल्यू पे होता है, बट फिर भी हम चाहते हैं कि आप बताओ इसको क्या सॉल्व करने से आंसर आता है कि नहीं। इसमें रूट 5 लिखा है। ठीक है, तो आप बताओ इज ए सॉल्यूशन है या नहीं है। तो कैसे पता करें? सेक एक्स का रेंज क्या था, याद करो। सेक एक्स का रेंज ध्यान रहे, सेक एक्स लिखा है तो सेक एक्स का रेंज 2 था। एक था -1 से कम और एक था 1 से ज़्यादा। याद है, यहाँ पे जो सेक एक्स था उसकी रेंज -1 से कम था और सेकंड वाले क्या था, दोनों एक ही सेट थे। ठीक है, दोनों ही हमारे सेक के रेंज है। तो चेक करो क्या रूट 5 इसके अंदर आता है। ये तो है -1 से कम, लेस लिखा है, तो -1 से लेस में तो कभी रूट 5 आ ही नहीं सकता। तो ये चीज़ इसमें तो नहीं आ रहा है। इसमें पढ़ो, सेकेंड रेंज है सेक एक्स का 1 से ग्रेटर या 1 के इक्वल, रूट 5 होता है 2.5 के आसपास, यानी कि 1 से ज़्यादा होता है। इसका मतलब रूट 5 इस इंटरवल में लाई कर रहा है। तो इसमें भले ही नहीं कर रहा था, किसी एक में तो कर रहा है ना, तो हमेशा क्या होगा, इज ए सोल्यूशन। ठीक है, अब क्या यहाँ पे प्लान करेंगे हम लोग क्वेश्चंस में, ये आपको समझ में आया होगा कि कोई भी टेक्नोमेट्रिक चीज़ अगर इक्वल टू में लिखा है तो ये कैसे जज किया जाता है कि वो सही लिखा है या गलत लिखा है। उसके लिए आपको हमेशा क्या फाइंड करना होता है, रेंज। ठीक है, सो आइए देखते हैं। यहाँ पे रेंज से रिलेटेड हमने 3 एग्जाम्पल देखा है, अब इसको हम नोट करो। अब हम लोग क्वेश्चंस के लेवल पे वापस आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एकदम बेसिक एग्जाम्पल्स के। इस एग्जाम्पल से आपके लंबे समय तक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चंस लिया है। इस सारे क्वेश्चंस को पहले एक बार जज करते हैं, फिर धीरे धीरे लेवल को हम लोग इंक्रीज करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कहा गया कि इफ साइन एक्स इक्वल टू लेमडा हैज़ रियल सोल्यूशन। ध्यान रहेगा इस, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन चाहिए। ठीक, तब आप बताओ कि लेमडा की वैल्यू क्या हो सकता है। यहाँ पे मतलब ऐसा क्या क्या लेमडा रखें कि सॉल्व करने से इसका जो रिजल्ट आए एक्स की वैल्यू कैसा आता हो, वो रियल सोल्यूशन में आता हो। ठीक है, लेमडा की जगह पे ऐसा क्या रखें कि सॉल्व करने से एक्स की रियल सोल्यूशन आता हो, रियल वैल्यू आता हो। तो थोड़ा सा इसको और अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए थोड़ा सा मैं टाइम लूँगा इस क्वेश्चंस में। देखो क्वेश्चन एक लाइन का यार, वो अच्छे बच्चे कर भी लिए होंगे फिलहाल, बट अब मैं मेरे वर्ड पे ध्यान देना, मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। जैसे मान लो, सपोज करो ये कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ सुनना है। ठीक है, मान लेमडा लिखा है, सपोज दैट 1/3 लिखा है। मान लिया लेमडा इक्वल टू 1/3, तो जैसे यहाँ 1/3 रहेगा तो साइन एक्स इक्वल टू 1/3 बताओ सोल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा। साइन एक्स इक्वल टू 1/3 सोल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा। तो ये आएगा। कैसे पता चला आएगा? साइन एक्स का रेंज होता है -1 से 1 और यहाँ पे 1/3 है दिस। इसका मतलब -1 से 1 के बीच में कहीं ना कहीं 1/3 तो लाई करेगा ही करेगा। इसका मतलब सोल्यूशन आएगा। जस्ट यार इस एग्जाम्पल के पहले जो 3 एग्जाम्पल दिया था उसी अंडरस्टैंडिंग को मैं यहाँ इन्वॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें लिखा है 2/5, सपोज दैट लेमडा को मान लो 2/5 है, तो जब यहाँ रखेंगे तो ये आएगा साइन एक्स इक्वल टू 2/5। तो चेक करो क्या सोल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा एक्स की। तो रेंज चेक करेंगे, साइन एक्स का -1 से 1 के बीच में है और राइट साइड लिखा है 2/5, तो वो उसके बीच में आता है, इसलिए सोल्यूशन आएगा। क्या ऐसे एक ही एग्जाम्पल हो सकते हैं क्या? ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं यार। जैसे साइन एक्स लेमडा की वैल्यू मान लो -1/2 सोचा मैंने यहाँ पे, ठीक है, -1/2 सोचा। -1/2 -1 से 1 के बीच में कहीं ना कहीं आता है, इसलिए सॉल्यूशन इस लेमडा पे आएगा। सपोज दैट ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स बनाए जा सकते हैं जब अलग अलग लेमडा रखने पे यहाँ पे आंसर आएगा। अच्छा, थोड़ा सा कुछ सोचते हैं। इस तरह के बहुत सारे लेमडा होगा जिसके करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन आएगा। ठीक, अब देखते हैं आगे। जैसे लेमडा है, सपोज दैट लिखा है 3/2, मान लो 3/2 लिखा है। अब बताओ लेमडा जब 3/2 रखेंगे तो साइन एक्स इक्वल टू 3/2,
अब ये वाला रख के देख रहे हैं ना। अब हम लोग इस वाले लैम्डा की वैल्यू चेक कर रहे हैं यहाँ पे रखकर। साइन एक्स इक्वल टू 3/2, सो एक्स का रेंज यानी कि साइन एक्स का रेंज -1 से 1 के बीच में होता है। राइट साइड है 3/2, तो क्या 3/2 -1 से 1 बीच आता है क्या? नहीं। इसका मतलब इस लैम्डा करस्पॉन्डिंग सोल्यूशन नहीं होगा। मान लो लिखा है √2, तो √2 होता है 1.414, यानी राइट हैंड साइड है 1.414 यानी एक से ज़्यादा, लेकिन साइन एक्स का रेंज होता है -1 से 1, इसलिए इस पर सोल्यूशन नहीं आएगा। मान लो लिखा है माइनस का 0 या माइनस का 1.3, तो ये -1 से 1 का रेंज होता है, इसके बीच में -1.3 कभी नहीं आएगा, ठीक है। इसका रेंज होता है -1 से 1, उसके बीच में कभी भी -1.3 नहीं आएगा, इसका मतलब ये भी गलत है। तो यार ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं लैम्डा के जिसके करस्पॉन्डिंग कोई सॉल्यूशन भी ना आता हो। क्यों? ऐसे बहुत सारे लैम्डा है जिसमें सॉल्यूशन आ रहा है, ऐसे बहुत सारे लैम्डा हो सकते हैं जिसमें नहीं सॉल्यूशन आता हो। हमें क्या चाहिए भाई साहब? सॉल्यूशन चाहिए, रियल सॉल्यूशन आना चाहिए, हमें वो वाला लैम्डा बताना है। तो ऐसे तो बहुत सारे लैम्डा आएंगे ना। ओके, अब मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ फाइनल, जिससे कि आपको याद करने के साथ साथ इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा, ठीक है। आइए देखते हैं अब मैं लास्ट टाइम क्या बोलने जा रहा हूँ, इसी पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना, नोट करना है। देखो यार, अगर हम देखा जाए तो जितने भी लैम्डा हमने अपने तरफ से सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे 1 by 1, तो बार बार मेरा ध्यान साइन एक्स के रेंज पे जा रहा था। अगर आप नोटिस किए हो, चाहे ये रखा तो भी रेंज सोचा, ये रखा तो भी रेंज सोचा, ये रखा तो भी रेंज, और इसी तरह से ये वैल्यू रख कर भी हमने रेंज ही सोचा, ठीक, कि सोल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा। तो यार ऐसे तो बहुत समय तक रख सकते हैं। अब पता नहीं, लैम्डा कोई फिक्स वैल्यू तो है नहीं, तो बहुत सारी रियल वैल्यू हो सकता है जिसके करस्पॉन्डिंग सोल्यूशन भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। बट हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है, हमें सॉल्यूशन चाहिए। तो इस तरह क्वेश्चंस में आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, आई होप आप ये लिख के मैं मिटा सकता हूँ इसको। अब इस तरह क्वेश्चंस में मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, ये आइडिया अगर आप रट लोगे तो हमारा काम बनता चला जाएगा। जो अभी मैं लैम्डा अपने तरफ से सब्स्टिट्यूट करके देख रहे थे, ऐसे आपको कभी नहीं करना ज़िंदगी में, ठीक है, दोबारा कभी करना है मत। वो तो मैं आपको फिल कराने के लिए कुछ अपने तरफ से लैम्डा पिक कर रहा था कि लैम्डा की वैल्यू अलग अलग रखने से सोल्यूशन भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता है, लेकिन हमें सिर्फ रियल सोल्यूशन चाहिए, तो हमें वी वांट यानी सोल्यूशन वाला चाहिए, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चंस में हमेशा यूज़ करते हैं रेंज, ठीक है, यूज़ क्या जाता है? रेंज। यानी कि जब भी ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें एक समय पे आपको एक पैरामीटर दिखता है, वो पैरामीटर कुछ भी हो सकता है, लैम्डा, म्यू, अल्फा, बीटा, गामा, और बाकी तरफ कोई ना कोई एक ट्रिग्नोमेट्री दिखेगा, कोई ना कोई दिख सकता है किसी भी तरह का, ठीक है, किसी भी तरह ट्रिग्नोमेट्री दिख सकता है। तो इस सिचुएशंस में आप हमेशा उस ट्रिग्नोमेट्री वाले पार्ट्स का रेंज यूज़ करोगे ऑलवेज, ये नोट कर लो अपने हिसाब से। जब ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें एक पैरामीटर हो, लैम्डा, अल्फा, बीटा कहीं भी लिखा हो और पूरे जगहों पे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री ही नज़र आए, ठीक, तो इस तरह क्वेश्चंस को आप हमेशा रेंज मेथड से यूज़ करोगे ऑलवेज, ठीक है। अब क्यों कह रहा हूँ ऑलवेज, ये तो फिलहाल मैं आपको रटा रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको रीज़न भी बताया था अभी कि लैम्डा की वैल्यू अलग अलग रखने से सोल्यूशन आ रहा है और कुछ अलग अलग रखने से सोल्यूशन नहीं भी आ रहा है। इसका मतलब है कि हम जब जब लैम्डा रख रहे थे तो बार बार हम साइन एक्स के रेंजिंग की तरफ ध्यान देख रहे थे कि यार उसके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब है सोल्यूशन अगर आना चाहिए तो साइन एक्स के रेंज में होना चाहिए, सोल्यूशन अगर नहीं आएगा तो साइन एक्स के रेंज के बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या यूज करना है? हमेशा रेंज। तो साइन एक्स का रेंज क्या होता है? -1 से 1, -1 से 1, यही तो होता है, यही तो रट रहे हैं, ठीक है। तो लैम्डा कितना आ जाएगा? यानी लैम्डा बिलोंग्स टू 1। हमें सॉल्यूशन चाहिए था तभी हमने ये रेंज यूज किया ऐसा ही, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में कुछ भी लोगे, साइन एक्स इक्वल टू का रिजल्ट हमेशा सॉल्यूशन देगा। क्योंकि जब लैम्डा भी -1 से 1 है तो साइन एक्स की वैल्यू भी -1 से 1 लाई करता है, तो जितना वैल्यू लैम्डा का -1 से 1 बीच में लिया जाएगा उतना ही रखेंगे तो उतना ही साइन एक्स के रिजल्ट्स भी आते रहेंगे जो कि -1 से
1 के बीच का होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रेंज मेथड यूज करते हैं गाइस, और ये आंसर हो गया। आप सोच रहे होगे ये कुछ जादू हो गया, ठीक है। अभी एक बेसिक एग्जांपल था तो आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, अब इसी में कुछ चीज़ें हम चेंज करेंगे और ये आइडिया आपको यूज़ कर लेना है, यूज रेंज ओनली, ठीक। आपको हमेशा रेंज से ही केवल और केवल रेंज मेथड से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, जिसमें एक पैरामीटर्स हो, एक नया टाइप का वेरिएबल हो और बाकी हर जगह पर टेक्नोमेट्री नज़र हो। तो इस तरह क्वेश्चंस को ऐसे इन्वॉल्व करते हैं। और यहाँ पे यार रेंज निकालने का डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चंस भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो आज का रेंज फार्मूला पढ़े सिर्फ वही हो, कुछ फार्मूले हम लोग रेंज से रिलेटेड और भी जानते हैं, अभी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, तो वहाँ पे सब कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो अब मैं धीरे धीरे क्वेश्चंस को इंक्रीज करता हूँ लेवल की वाइज, ठीक है। तो ये आप नोट कर लो अच्छे से। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड क्वेश्चंस की, जिसमें लिखा है इफ sin x इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 1 हैज रियल सोल्यूशन देन फाइंड लैम्डा, ठीक, देन फाइंड लैम्डा। अभी भी आपको रियल सोल्यूशन चाहिए, मतलब यू वांट सोल्यूशन, ठीक है। तो फिर से वही पुराना स्टेप, sin x का रेंज यूज करो, क्योंकि इसमें कौन सा टेक्नोमेट्री, sin x ही तो है, और sin x की वैल्यू -1 से 1, यानी sin x के प्लेस पे लिख दो 3 लैम्डा प्लस 1, ठीक। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें सोल्यूशन चाहिए, हैज ए सोल्यूशन या हैज ए रियल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। सोल्यूशन आएगा मतलब रियली वाला आएगा, ठीक है। अब यहाँ से मुझे लैम्डा फाइंड करना था। ये यार अब आपको इनक्वालिटी में पढ़ाया गया था, लेकिन यहाँ पे इतना इजी है कि आपको उतना दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। देखो लैम्डा निकालना है तो मुझे +1 गायब करना पड़ेगा, तो मुझे तीनों में -1 सब्ट्रैक्ट कर दे अगर, ठीक है। ये हो जाएगा -2, ये 0, राइट हैंड साइड भी 0, और यहाँ पे सिर्फ लैम्डा चाहिए तो मुझे 3 से भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना जाएगा, 0 में 3 डिवाइड कर कोई दिक्कत नहीं है। 3 एक पॉजिटिव नंबर था इसलिए डिवाइड किया है और साइन चेंज नहीं किया है। और गाइज यहाँ -3 होता तो डिवाइड होता, तो लेकिन 0 वाला इस साइड होता, -2 वाला इस साइड, क्योंकि नेगेटिव नंबर डिवाइड करते हैं तो साइन चेंज होता है। ये सब आपको पता है इन क्वालिटी चैप्टर से। ये रहा हमारे लैम्डा का फाइनल आंसर, ठीक है। सो लैम्डा बिलोंग्स टू -2/3, 0, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो, इसके बाद क्वेश्चंस धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं हम लोग। ओके गाइस, नाउ स्टार्ट नेक्स्ट एग्जांपल्स। अभी यहाँ से एग्जांपल धीरे धीरे मैं लेवल को अब इंक्रीज करने वाला हूँ, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। कहा गया कि फाइंड लैम्डा इफ इक्वेशंस sin x इंटू कॉस एक्स इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 4 हैज़ रियल सोल्यूशंस, ठीक है, हैज़ रियल सोल्यूशन। आपको लैम्डा की वैल्यू बताना है तब जब इस क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो जो x की वैल्यूज है वो कैसा आना चाहिए, वो रियल सोल्यूशन आना चाहिए। तो ऐसा क्या लैम्डा रखने पर ऐसा प्राप्त होगा, यानी फाइंड आउट होगा कि x की वैल्यू रियल आता हो। हमें रियल सोल्यूशन चाहिए, ध्यान रहे, ठीक है। तो यार इन्फॉर्मेशन आपका सेम है पक्का 100%, ठीक है। नाउ स्टार्ट। अब इस स्टेप में sin x और cos x, कुछ स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं पहले हम उसकी बात कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं। दोनों का वेरिएबल ध्यान रहेगा सेम है, ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं इसमें कि यार sin x का अलग रेंज निकाल लेते हैं। पहले मैं वो बता रहा हूँ जो स्टूडेंट गलती करते हैं, ये आपको लिखना की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर cos x का रेंज निकाल लेते हैं और फिर कहते हैं यार इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये स्टूडेंट करते हैं, ठीक है। ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो sin x इंटू कॉस है 1 से ग्रेटर, 1 के इक्वल, 1 से लेस, 1 के इक्वल, ऐसा कोई सवाल ही नहीं होता है भाई। ऐसा कभी रेंज देखे हो गया दोनों तरफ सेम नंबर हो, ऐसा तो होता ही नहीं है। और गलत क्यों है? जब हमने आपको
सीक्वेंस सीरीज पढ़ाया था, तो जब AM GM HM का जो कंडीशन पढ़ाया था कि AM = GM = HM, तो इस जगह पे हमने ये बात बताया था या इनक्वालिटी में बताया होगा कि किसी भी इनक्वालिटी को सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ कर सकते हैं, एक एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन। लेकिन मल्टीप्लिकेशन सिर्फ तब हो सकता है जब 100% इंटरवल आपके पॉजिटिव होने चाहिए, सिर्फ तभी होगा, ध्यान दें। तो जैसा देख सकते हो इस इंटरवल में दोनों चीज़ें, निगेटिव भी वैल्यू है, पॉजिटिव भी है, निगेटिव वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसलिए ये स्टेप आपका गलत है, ठीक है। तो जो लोग अलग अलग रेंज निकाल के मल्टीप्लाई सोचते हैं वो ये गलत हो जाता है। रीज़न क्या है कि इसमें कुछ जगहों पे निगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, निगेटिव पॉजिटिव है, तो मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, यानी कि गलत हो जाएगा। तो अब बात करते हैं अब क्या करें। ये तो मैंने वो बात बताया जो स्टूडेंट गलती करने के चांस ज़्यादा होते हैं जो फर्स्ट टाइम एक्चुअल पढ़ते हैं, वरना तो इस रिजल्ट को देखकर उन्हें कुछ याद आ गया होगा। बताओ, अब यहाँ से आपको सॉल्व करना है जो अब मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है। sin x × cos x, अगर इसको ध्यान से देखो तो अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें ठीक, ये हो जाएगा 1/2, 2 sin x cos x क्या होगा गाइस, sin 2x 3 लैम्डा + 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हमने एक सिंगल साइन बना लिया, और याद करो साइन का रेंज क्या होता है, साइन का रेंज, साइन का एक्स क्या है भाई, साइन एक्स का रेंज क्या होता है, -1 से 1, ये तो होता है। तो ये जो पढ़ाया जाता है आपको रेंज एक्स, वो तो एक्स पे पढ़ाया जाता है, लेकिन एक्स के प्लेस पे तो कुछ भी हो सकता है ना, 2x हो सकता है, x हो सकता है, 3x 1x 9x कुछ भी हो सकता है वो तो अगर मैं पूछूँ sin 2x क्या होगा, तो इसका रेंज क्या होगा, -1 से 1। भाई फॉर्मूला तो हम एक ही चीज़ पढ़ाएगा ना जनरल में, तो x के प्लेस पे कोई भी क्वांटिटी हो, बाहर बस साइन है तो उसका रेंज ऑलवेज -1 से 1 के बीच में ही होने वाला है, बशर्ते कि डोमेन पूरा रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो डोमेन है क्वेश्चंस का x देख सकते हो रियल है, sin x का भी रियल होगा, cos x का भी रियल होता है, दोनों के इंटरसेक्शन लेंगे तो इसका डोमेन जो होगा वो रियल ही आएगा, ठीक। ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन चैप्टर्स में, ठीक है। अब सेम चीज़ अपीयर कराओ, भाई sin 2x आ गया, बाहर क्या लगा है, हाफ है, तो यानी कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हाफ से, और हाफ एक पॉजिटिव नंबर है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन से साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब चेक कर सकते हो लेफ्ट हैंड साइड हमने बना लिया दिस, और मुझे सॉल्यूशन चाहिए, हैज ए सॉल्यूशन, हैज ए सॉल्यूशन। तो अगर सॉल्यूशन चाहिए तो लेफ्ट का जो रेंज होगा वो राइट के रेंज के इक्वल होना चाहिए। भाई जब sin x = लैम्डा वाला क्वेश्चन किया था पहला, तो उसमें भी तो sin x का जो रेंज लिखा था वही रेंज किसका लिखा था, राइट हैंड साइड के, तभी तो -1 से 1 आया था दोनों का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे सॉल्यूशन अगर चाहिए तो दोनों का रेंज इक्वल होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट है बस, ठीक। तो इसके जगह पे हमने 3 लैम्डा + 4 लिख दिया। अब +4 रहते हैं, -4 सेपरेट कर लो एवरीवेयर, ठीक है। 2 4 जा 8, -1 -9/2, 2 4 जा 8, -1 7/2, ठीक है। तो इस तरह से आपके यहाँ पे यार -9/2, 3 लैम्डा एंड -7/2 आता है, बट यार हमें लैम्डा चाहिए, तो इसलिए मुझे अब आगे कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसको आप नोट कर लो। नाउ स्टार्ट, डिवाइड बाई 3, किससे डिवाइड करें, 3 एक पॉजिटिव नंबर है, तो क्या साइन में चेंज होगा क्या, तो ये बिल्कुल चेंज नहीं होगा, हमने 3 से डिवाइड किया है, ठीक है, 3 डिवाइड किया है, यहाँ कैंसिल कर सकते हो तो आ जाएगा -3/2 लैम्डा -7/6, यानी जो आंसर की अगर बात करें तो लैम्डा बिलोंग्स टू -3/2 कामा माइनस का 7/6, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस का हम लोग फाइनल आंसर निकालें, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा अगर मैं इसमें वेरिएशन कर लूँ तो ज़्यादा बेटर हो गया, क्योंकि अभी थोड़ा स्टार्ट हुआ है तो वेरिएशन करना भी बेटर ही है।
फाइंड लैम्डा इफ इक्वेशन दिस हैज़ रियल सोल्यूशन। रियल सोल्यूशन बोला था, इसलिए मुझे रेंज लेफ्ट का और राइट का इक्वल करना पड़ा। ठीक, अच्छा, तो लोग दिमाग में आ रहा होगा कि अगर नो सोल्यूशन बोलता तब लैम्डा बताओ क्या आता। तो वो डिस्कशन हम लोग आज के लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस के बाद करने वाले हैं। ठीक है, तो आप अभी डोंट वरी, आप दिमाग से भी सब फॉरगेट कर लो, सिर्फ आप समझो कि रियल सोल्यूशन के क्वेश्चंस अभी कुछ एग्जांपल्स में चलेंगे। ठीक है, जब नो सोल्यूशन क्वेश्चंस आएंगे तो उस तरह के क्वेश्चंस को कैसे ट्राई करते हैं मैं अभी आपको सामने शेयर करूंगा एक क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे मुझे वेरिएशन कराना है, वो गाइज आप सुन लो अच्छे से। जैसे लिखा है फाइंड लैम्डा, तो ठीक है, लैम्डा तो आ गया, अच्छी बात है, आंसर हो गया हमारे क्वेश्चंस का। अगर ये पूछता कि फाइंड नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ इंटीजर ऑफ लैम्डा के बाद ये पूरा डायलॉग सेम लिखा होता, बस यहाँ पे क्या लिखा होता, फाइंड नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ इंटीजर वैल्यू ऑफ लैम्डा। इसका मतलब है कि लैम्डा का जो आंसर आया है उसमें कितने इंटीजर है उसको काउंट करके लिखना है। तो गाइज ये होगा -1.5 और ये है आपका माइनस का 1 पॉइंट समथिंग, तो इसके बीच में फिलहाल कोई इंटीजर्स नहीं आएगा। अरे कैसे, देखो -3/2 क्या होता है, -1.5, ये -7/6, सो अप्रॉक्स आप -1.3 कह सकते हो। तो इसका जो इंटीजर्स पार्ट है वो एक इंटीजर इधर आता है, एक इंटीजर इधर आता है, तो इनके बीच में तो कोई इंटीजर आएगा ही नहीं, क्योंकि -1 के बाद -2 यहाँ लाई करता है, लेकिन इंटरवल का जो आ रहा है वो -1.5 से -1.3 है, तो इसके बीच में नो सच इंटीजर कैन पॉसिबल हियर। ओके, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता, 0, मतलब कोई इंटीजर नहीं है, काउंट करके बोला था ना हमने। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जो मैंने वर्ड अभी इस क्वेश्चंस के लिए बोला है, ये वर्ड आप पिछले 2 एग्जाम्पल्स में भी बोला जा सकता था। ठीक है, तो धीरे धीरे वेरिएशंस हम लोग करते रहेंगे तो चीज़ों को अच्छे सीखते हुए मिलेगा। तब तक यार इसको नोट कर लो। अब हम लोग एक नया एग्जाम्पल करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने अभी तक 3 एग्जाम्पल्स कर लिए हैं हैज़ ए सोल्यूशन से रिलेटेड। ठीक है, कहा गया फाइंड लैम्डा इफ इक्वेशन cos x इक्वल टू लैम्डा हैज़ सोल्यूशन। सोल्यूशन किस तरह का, तो अब तक हम लोग करते आ रहे थे क्या, रियल सोल्यूशन। प्लीज गाइस अब तीनों एग्जांपल देखो नोट्स में, उसमें रियल सोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे थे। अब रियल नहीं है, अब यहाँ पे नो सोल्यूशन। अब आपको ऐसा लैम्डा बताना है जब सोल्यूशन नहीं आए। क्या बोला, अब आपको ऐसा लैम्डा सर्च करके बताना है जब सोल्यूशन नहीं आए। तो जैसे यहाँ पे cos x लिखा है, हो सकता है यहाँ पे साइन हो या टेन हो, सेक हो, कोसेक हो, या कोई अनदर टाइप का भी टेक्नोमेंट्री यहाँ पे हो सकता है। बट ये जो डाटा है नो सोल्यूशन, अगर ये कहीं दिख गया तो इस तरह क्वेश्चंस में आप क्या करते हो, पहले मेरी बात सुन लो और इसको अपने नोट कर लो अपने अंडरस्टैंडिंग में, पहले मेरी बात सुनने के बाद। ठीक है, सुनो, जब भी इस तरह क्वेश्चंस में पूछा जाए कि नो सोल्यूशन, तो सबसे पहले नोट करो क्या है, वी फर्स्ट फाइंड रेंज, या ये कह सकते हैं इस क्वेश्चंस के पहले जो जो कर रहे थे सब कुछ करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। यानी कि सबसे पहले आपको ये मान के चलना है कि हैज़ ए सोल्यूशन, हैज़ ए रियल सोल्यूशन, यानी सोल्यूशन आता ही आता है, ये आपको मान के चलना है। भले ही पूछा है नो सोल्यूशन, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि आप ये मान के चलो कि रियल सोल्यूशन के लिए सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, फिर हम बताएंगे कि नो सोल्यूशन के लिए क्या करना होता है। ठीक, तो पहला पॉइंट क्या आप नोट करोगे कि जब भी नो सोल्यूशन पूछेगा तो सबसे पहले हम हैज़ ए रियल सोल्यूशन मान के ही लगाएंगे। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो cos x इक्वल टू यहाँ पे 2 लैम्डा है, तो यार मान लेट कर लेते हैं हैज़ ए सोल्यूशन, हैज़ ए रियल सोल्यूशन। हमने क्या बताया, आप सोल्यूशन मान के लगाओ, भाई सोल्यूशन आता है, जाओ हम जो करना कर लो, सोल्यूशन आएगा हम लिखेंगे। लेकिन कहा गया नो सोल्यूशन का, तो हम मान चलेंगे चलो भाई सोल्यूशन आ रहा है, हमने मान लिया तुम्हारी बात, सोल्यूशन आ रहा है। तो तब cos x की वैल्यू क्या होगा अगर सोल्यूशन चाहिए तो, -1 से 1 होना चाहिए, बोलो। ठीक, और cos x के प्लेस पे 2 लैम्डा रख दो, क्योंकि लेफ्ट का रेंज राइट के इक्वल होगा तभी सोल्यूशन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, वो आ जाएगा ये। ठीक, अब यार नो सॉल्यूशन के केस में क्या करते हैं, यहाँ तक जो अभी रिजल्ट लैम्डा का आया है ये हमने क्या मान के लगाया, हैज़ ए रियल सॉल्यूशन। तो जब इस तरह से स्टेप्स फॉलो करने के बाद आपका जब फाइनल आंसर आता है वो हैज़ ए रियल सॉल्यूशन का आता है। लेकिन हमें चाहिए
नो सॉल्यूशन। तो इस सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हैं वो मैं इसके बाद डिस्कशन करूंगा, पहले इसको अच्छे से नोट कर लो आप। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी लैम्डा निकाला कि माइनस हाफ से हाफ है तो सॉल्यूशन आ रहा है, रियल सॉल्यूशन, ये मान के चला था ना, लेट हैज ए रियल सॉल्यूशन। बट वी वांट नो सॉल्यूशन, लेकिन हमारी इच्छा क्या है, हमारी चाहत क्या है कि सॉल्यूशन नहीं चाहिए, सॉल्यूशन नहीं चाहिए। तो जब इस स्टेप्स के लिए काम करेंगे सॉल्यूशन नहीं चाहिए तो आप हमेशा 100% क्या वर्क करो गाइस, मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। बहुत कूल मेथड है, पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। देखो यहाँ क्या है, वी वांट नो सॉल्यूशन। अगर हमें नो सॉल्यूशन चाहिए तो इस सिचुएशंस में क्या करते हैं, आइए देखते हैं। ये तो लैम्डा क्या है, माइनस हाफ से हाफ, तो माइनस हाफ यहाँ कर लो, प्लस हाफ यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इस पर वर्टिकल लाइन खींच लो, जैसे कि आपको इनइक्वालिटी में पढ़ाया गया था, बस वर्टिकल लाइन खींच के छोड़ देना है, ठीक है, ज़्यादा काम नहीं करना है। तो लैम्डा की वैल्यू है माइनस हाफ से हाफ, ये रहा माइनस हाफ, ये रहा हाफ। तो जो हमारा लैम्डा का आंसर है अकॉर्डिंग टू मीनिंग वो कह रहा है कि माइनस हाफ है। इसका मतलब है कि जब लैम्डा इनके बीच में रहता है, इंक्लूडिंग दिस लाइन, क्योंकि इस लैम्डा पे हाफ पे भी क्लोज है और माइनस हाफ पे भी क्लोज है, तो इस लाइन और इस लाइन और इसके बीच में ये जितना रीजन आ रहा है, ये सारे रीजन्स ये कैसे है, रियल सॉल्यूशन के, कैसे है, रियल सॉल्यूशन के। यानी कि माइनस हाफ से राइट साइड और प्लस हाफ से लेफ्ट, इंक्लूडिंग दिस लाइन, ये भी सॉल्यूशन है, ठीक। अब पूछा गया नो सॉल्यूशन, तो जब भी नो सॉल्यूशन कहेगा, अभी सुनना है आपको, ठीक है, मुस्कुराओ मत, अब सुनो। रियल सॉल्यूशन के हिसाब से हमने साइडेड कर लिया अकॉर्डिंग टू दिस इंटरवल, लेकिन हमें चाहिए नो सॉल्यूशन। तो जब भी नो सॉल्यूशन चाहेगा तो इस इंटरवल के बाहर चले जाएंगे। बाहर का मतलब होगा ऐसा कौन सा रीजन है जिसमें कुछ नहीं दिखा अभी, तो वो एक है माइनस हाफ से लेफ्ट साइड और प्लस हाफ से राइट हैंड साइड। यानी कि नो सॉल्यूशन वाला रीजन कौन सा है, वो ये रीजन है, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो ये आपको कॉन्सेप्ट यूज करना होता है, ये मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ, हालांकि बुक में ऐसे नहीं मिलता है, बट इससे अच्छे से लोग क्लियर हो जाता है। आपको सबसे पहले ड्राइंग किसका करना है, हैज ए सॉल्यूशन का बना लिया, तो जितना ड्राइंग हो गया सॉल्यूशन के हिसाब से वो तो सॉल्यूशन वाला है। उस ड्राइंग के बाहर चले जाओ, जितना भी रीजन आ जाए, जितना भी आ जाए, वो सारा आंसर हमारा नो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो मैं पूछूं यहाँ पे एरो क्यों लगाया दोनों जगहों पे, इस माइनस हाफ पे एरो क्यों लगाया, प्लस हाफ पे एरो क्यों लगाया, डॉट क्यों नहीं लगाया। तो सुनो, क्या हमारा सॉल्यूशन आ रहा था लैम्डा इक्वल टू हाफ पे भी और लैम्डा इक्वल टू माइनस हाफ पे भी सॉल्यूशन आ रहा था रियल, लेकिन हमें सॉल्यूशन नहीं चाहिए। और सॉल्यूशन नहीं चाहिए मतलब मुझे माइनस हाफ नहीं चाहिए और प्लस का हाफ नहीं चाहिए। तो मैथमेटिकली जब हम लोग इस तरह सिचुएशन को हैंडल करते हैं तो एरो बना काम किया जाता है, ये आपको इनइक्वालिटी में पढ़ाया गया था, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं अपने क्वेश्चंस के आंसर का कि ऐसा क्या लैम्डा होगा जिसके करस्पॉन्डिंग कोई सॉल्यूशन नहीं चाहिए, तो कहाँ से, माइनस हाफ से पहले प्लस हाफ के आगे, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से माइनस हाफ, यहाँ पे ओपन यूनियन हाफ से इनफाइनाइट, ठीक है। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चंस के फाइनल आंसर गाइस आते हैं। तो आई होप इसका आंसर फिलहाल आ चुका है। जिस तरह से हमें क्वेश्चन दिया गया था cos x इक्वल टू लैम्डा हैज़ नो सोल्यूशन, उसके हिसाब से आंसर आ चुका है, ठीक। ये हमारा आंसर है, नो सोल्यूशन, ध्यान रहे। अब थोड़ा सा वेरिएशन कर लेना चाहिए, यहाँ पे बेटर होगा। मान लो यहाँ पे क्लोज नहीं होता, यानी यहाँ पे इक्वल साइन नहीं होता, तो उसमें क्या चेंजेस होता। तो ये कह रहा है कि लैम्डा इक्वल टू हाफ से कम में सोल्यूशन आ रहा है, यानी कि हाफ पे और हाफ से ज़्यादा सोल्यूशन नहीं आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में हाफ की जगह पे यहाँ पे हम डॉट लगाते हैं, डॉट मतलब इस तरह का, ठीक। तो यहाँ पे क्या आता है, क्लोज इंटरवल। मान लो यहाँ भी ओपन होता तो यहाँ भी क्लोज लगाते, तो यानी कि यहाँ पर भी क्लोज आता, ठीक। तो सिचुएशन के हिसाब से हैंडल करना है फिलहाल, ऐसा नहीं कि पागलों तरह कुछ भी किए जा रहे हो।
तो सिचुएशंस क्या है उस हिसाब से आपको वर्कआउट करना है, ठीक है। फिलहाल इस जगह पे हमारे दोनों क्वेश्चंस की जगह पे इक्वल साइन था, इसलिए यहाँ पे ओपन लगाने की एरो लगा। इसको नोट कर लो, क्वेश्चंस को अब लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस्ट पार्ट इन आवर। ओके, अभी तक जितने क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं उनसे सबसे अच्छा क्वेश्चन अब आता है। तो ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा है क्योंकि आईटी में आया था, इसमें प्लान क्या है वो सब कुछ हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो इसके पहले हम जितने एग्जाम्पल कराया था वो बेसिक इसलिए कराना पड़ा, मजबूरी था कि उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से क्लियर होती है किस जगह पे क्या क्या सोचना सही होता है, ठीक है। तो जितना आप क्वेश्चंस हमने पहले कराया आपको इस क्वेश्चंस के पहले आज के लेक्चर में, उसमें हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन देखे हैं जिसके रेंज जो था आपको डायरेक्टली आज के लेक्चर के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको पहले से पता था, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या कहा था कि जब क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन हो या ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व हो और एक पैरामीटर हो किसी भी टाइप का, अल्फा बीटा गामा लैम्डा डेल्टा जो भी है, ठीक है। तो इस सिचुएशंस में आप हमेशा 100% रेंज निकाल कर ही क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है और डिपेंडिंग अपॉन रेंज क्वेश्चंस के हिसाब से डिसाइड किया जाता है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चंस है तो इसका रेंज तो यार इजी वे में आ ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो दो जगहों पर ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है और पिछले क्वेश्चंस में हमने जो यूज़ किया था वो सिर्फ एक जगह इन्वॉल्व था। तो इसलिए कह रहा हूँ ये बेस्ट पार्ट है। तो देखा जाए यार इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने से आपको कई सारे प्रॉब्लम यहाँ पे दूर हो जाएंगे। प्रॉब्लम क्या है पहले सुनते हैं। इस क्वेश्चन में अगर हम लोग सीधा चार फॉर्मूला लगाएं, क्या लगाएं? सीधा चार फॉर्मूला, जिसमें ए की वैल्यू है 1, बी है माइनस टाइम्स अल्फा प्लस 2 एंड सी है माइनस टाइम्स अल्फा प्लस 3, ठीक है, अल्फा प्लस 3। हो गाइस, नो प्रॉब्लम। और ये बताओ क्वाड्रेटिक जो है वो साइन एक्स में है, क्वाड्रेटिक जो है वो साइन एक्स में है कि साइन स्क्वायर एक्स में? तो यहाँ देखो यार पावर 4 है, तो साइन एक्स में बोलोगे तो बाई क्वाड्रेटिक बोलोगे क्योंकि पावर 4 है। लेकिन अगर बोलोगे साइन स्क्वायर एक्स में क्वाड्रेटिक है तो ये बुराई वाली बात नहीं है क्योंकि ये साइन स्क्वायर, इसको मैथमेटिक क्या लिख सकते हैं यार, यही तो लिखेंगे। अगर फिल करना चाहते हो तो समझो, जैसे मान लो इस जगह पे लिखा है वाई, तो वाई स्क्वायर, दिस इज वाई, तो वाई में क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक। वाई किसको माने? साइन स्क्वायर एक्स को, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स में क्वाड्रेटिक है, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ पूछूंगा कि साइन एक्स में बताओ क्या है तो आप कहोगे बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो बाई क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का कोई तरीका तो है नहीं, इसलिए मैं इसको क्वाड्रेटिक में बना के सॉल्व कर रहा हूँ जो कि सीधा चार फॉर्मूले ने बताया था, ठीक। तो यहाँ पे जब रूट्स आएगा वो किसकी वैल्यू आएगा? साइन एक्स का कि साइन स्क्वायर एक्स का? भाई सीधा चार लगा रहे हो ना, तो जिसमें क्वाड्रेटिक होता है उसी के इक्वल टू फॉर्मूला बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्यों लिखा हूँ? क्योंकि क्वाड्रेटिक इसमें था, साइन स्क्वायर एक्स में था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बी की प्लेस पे है माइनस माइनस टाइम्स अल्फा प्लस 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4, ए बोले तो 1, सी बोले तो माइनस टाइम्स अल्फा प्लस 3 एंड होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए बोले तो 1, ठीक है। तो इतना मैंने कैलकुलेट कर लिया है। अब थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका अल्फा प्लस 2 प्लस माइनस, थोड़ा सा इसको सावधानी से काम करना पड़ेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस, क्योंकि माइनस के स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 4 अल्फा, ठीक है, एंड माइनस माइनस प्लस 4 अल्फा प्लस 12 एंड होल डिवाइडेड बाय 2। आप इतना अच्छे से नोट कर लो, इसके बाद हम लोग मिटाकर इस साइड सॉल्व करते हैं, ठीक है। नोट कर लो।
अब बात करें हम लोग इसके नेक्स्ट स्टेप्स की, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 2 ओके प्लस माइनस अंडर रूट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 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 क्या 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 8 अल्फ़ा प्लस 16, ठीक, डिवाइड बाई 2। तो अल्फ़ा प्लस 2 प्लस माइनस रूट के अंदर यार ये जी चीज़ लिखा है ये होल स्क्वायर है अल्फ़ा प्लस 4 का, ठीक, डिवाइड बाई 2 एंड साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ लिखने जा रहा हूँ और स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, सिर्फ वही कंफ्यूज होंगे जिनको पूरी बात दिमाग में चलता रहता है एट ए टाइम। जैसे याद करो मैं बार बार बोलता हूँ कि रूट के अंदर अगर होल स्क्वायर लिखा हो तो आप हमेशा उसको मॉड के साथ लिखते हो, यही तो बोलता हूँ। रूट के अंदर किसी भी नंबर का होल स्क्वायर लिखा हो तो हमेशा मॉड के साथ लिखता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। अब बताओ क्यों? मैं कह रहा हूँ मेरा भी जो लिखा हूँ सही है, मैंने बिना मॉड लिखा बाई चांस सही है। तो सही इसलिए हो रहा है कि इसके जो सामने लिखा है खुद ही प्लस माइनस कंजुगेट में लिखा है, तो अगर इसको आप प्लस माइनस ब्रेक भी करोगे मॉड लगाने के बाद तो वो तो इसके साथ मल्टीप्लाई को तो एडजस्ट हो जाएगा ना। मान लीजिए प्लस होगा तब भी 2 आंसर आएगा, मान लीजिए माइनस हुआ तो मल्टीप्लाई को तो माइनस प्लस ही तो बनेगा, तो ये चीज़ें सेम होगी। तो ये उसके पहले कंजुगेट नंबर लगा हुआ है इसलिए हम मॉड नहीं लगाए, ठीक है। कभी भी अगर सिचुएशन आता है तो आप भी मॉड नहीं लगा सकते हो, ठीक, बिना मॉड लगाए काम चला सकते हैं हम लोग, चला कह सकते हैं 100% सही भी होगा, ठीक है। अब बात करें इसके नेक्स्ट स्टेप्स की, तो यहाँ से है साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन लेके लगा रहे हैं, ध्यान रहे प्लस साइन। सो साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा भाई साहब, अल्फ़ा प्लस 2 प्लस अल्फ़ा प्लस 4 डिवाइड बाई 2। सो आई होप आफ्टर कैलकुलेट ये आ जाएगा आपका अल्फ़ा प्लस 3। तो आप देख सकते हो यार कितना छोटा क्वेश्चन हो गया, ठीक है, कितना छोटा क्वेश्चन हो, कितना प्यारा क्वेश्चन है। और आप बताओ क्वेश्चंस में क्या कहा गया था कि आपको अल्फ़ा का सेट बताओ तब जब इस इक्वेशंस के कैसे रूट्स आते हो, हैज़ रियल रूट्स, यानी जो x की वैल्यू है वो कैलकुलेट करने से रियल आता हो, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू जो अल्फ़ा प्लस थीटा है वो x के रियल रूट्स आता हो, यानी हैज़ रियल रूट्स। और आप बताओ क्या ये अब वो बेसिक क्वेश्चंस बन गया है जो हम लोग आज के लेक्चर में सॉल्व कर रहे हैं? ये वो बेसिक लेक्चर है जो इस क्वेश्चंस के प्रीवियस जो 2 या 3 क्वेश्चंस कराए थे उस पे बेस्ड हो गया, खत्म। तो क्या बताया था, अगर सॉल्यूशन चाहिए तो ट्रिग्नोमेट्री का जो रेंज होगा वही राइट हैंड साइड के रेंज के इक्वल होना चाहिए। तो आप बताओ साइन स्क्वायर एक्स का रेंज क्या होता है, 0 से 1, ये तो आपको रटाया गया था। और इसके जगह पे क्या चिपका दे भाई साहब, अल्फ़ा प्लस 3। तो 3 सब्ट्रैक्ट कर लो तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगा माइनस का 2, यानी कि अल्फ़ा बिलोंग्स टू -3 कामा -2। तो अभी तक ये आंसर आया है सिर्फ और सिर्फ प्लस साइन लेने से। अब चलते हैं देखते हैं माइनस साइन से क्या सिचुएशन यहाँ पे हैंडल होता है, ठीक है, आप इसको नोट कर लो। तो अब बात करते हैं माइनस साइन लेने से, तो यहाँ पे माइनस साइन मैंने पिक कर लिया है, तो आई थिंक इसको कैंसिल करेंगे तो यार अल्फा से अल्फा खत्म हो जाएगा, बचेगा -4, 2 -4 -2 से डिवाइड करेंगे तो -1 होगा। अब बताओ साइन स्क्वायर एक्स का जो रेंज होता है 0 से 1 होता है, क्या 0 से 1 के बीच में कभी -1 आता है क्या भाई? 0 से 1 तो पॉजिटिव नंबर आता है, इसका मतलब है कि ये रिजल्ट क्या है, गलत है। तो अगर हम बात करें फाइनल आंसर की तो हमारे क्वेश्चंस का फाइनल आंसर क्या कह सकते हैं, x बिलोंग्स टू अल्फा बिलोंग्स टू -3 कामा -2। मैं फिर से इसके बारे में बोलना चाहूँगा, साइन स्क्वायर एक्स का रेंज होता है 0 से 1, जैसा कि देख सकते हो आप, ठीक। साइन स्क्वायर से होता है 0 से 1, उसके बीच में -1 कभी नहीं आता है, इसलिए गलत है। यानी कि यहाँ से सॉल्व करने से अल्फ़ा की कोई वैल्यू नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ किससे अल्फ़ा है, पॉजिटिव साइन से। तो जो आंसर है लिख दिया। अब थोड़ा सा मैं यहाँ वेरिएशन कराना चाहूँगा, उस वेरिएशन को सुनो क्योंकि एग्जाम में इस वेरिएशन पे हो सकता है मे भी फॉर्मेट चेंज करके पूछा जा सकता है। क्या चीज़ सुनो, मान लो इससे भी आंसर आता, मान लो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू आता, देखो यार आंसर हो गया है, एक सवाल का आंसर हो गया, ख़त्म, ठीक। अब कॉपी कलम बंद करके सिर्फ चुपचाप सुनो।
मान लो यहाँ पे लिखा होता अल्फा प्लस समथिंग, मान लो 1, ठीक, अल्फा प्लस 1 लिखा होता, तो क्या करते हैं, इसका रेंज यूज करते हैं 0 से 1, उसकी जगह पे अल्फा प्लस 1 रख देते हैं, 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -1 से 0 आता अल्फा का रेंज। तो इससे जो अल्फा आता और जो प्लस साइन से अल्फा आया है, फिर इन दोनों क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं कि यूनियन लेते हैं, आप बताओ, सोच के बताओ। जो मान लो प्लस से भी अल्फा आया और माइनस साइन सॉल्व करते फिर भी अगर अल्फा आता, तो इन दोनों को क्या लेते हैं, यूनियन या इंटरसेक्शन। तो मेरा कहना है यहाँ पे कि आप यूनियन लेते हैं। अब बात आती है ऐसा क्यों लेते हैं, तो सुनो। अब बताओ, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो 2 रूट्स आता है तो उसमें आप क्या बोलते हो, या तो पहला रूट्स होगा, जैसे आप जब इस तरह की इक्वेशन सॉल्व करते हो, मैं पूछूं x की वैल्यू बताओ, तो आप क्या कहते हो कि दो चीज़ का प्रोडक्ट 0 कब होगा, या तो पहला 0 होगा या फिर दूसरा, यानी x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू -3। तो ये जो और है ना, इसी को तो मैथमेटिकली हम लोग यूनियन बोलते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में यू। ओके, यूनियन कैसे लिया जाता है ये चीज़ हमने आपको बताया हुआ है लीनियर इनक्वालिटी में, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने डाला था लॉजिक ऑफ इंटरसेक्शन, वहाँ पे हमने बताया होगा कि यूनियन कैसे लेते हैं, ठीक है। या बीच में बताता रहता हूँ, कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, या फिर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बताया होगा, कहीं ना कहीं बताया, ठीक है। तो इसलिए हम कह रहे हैं अगर इससे भी कुछ अल्फा आता और प्लस साइन से तो अल्फा आया ही है, तो इन दोनों को लास्ट में मुझे यूनियन लेना पड़ता है, ठीक। अच्छा, तो एक वेरिएशन तो ये हो गया। दूसरा वेरिएशन सुनो, यहाँ बोला गया था हैज़ ए रियल रूट्स, हैज़ रियल रूट्स, यानी कि आपको रियल रूट्स चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए मुझे लेफ्ट का रेंज राइट के इक्वल करना पड़ा है। लेफ्ट का जो रेंज था 0 से 1 उसको इक्वल करना पड़ा इसके प्लेस पे अल्फा प्लस 3। क्यों करना पड़ा, क्योंकि हमें रियल सोल्यूशन चाहिए था, रियल रूट चाहिए था। लेकिन अगर क्वेश्चंस में आपके सामने ये बोला जाए यहाँ पे कि हैज़ नो रियल रूट्स, क्या बोला जाए, हैज़ नो रियल रूट्स, बाकी सब सेम लिखा है, बस ये स्पेलिंग लिख दिया नो। तो इस सिचुएशंस में आपका स्टार्टअप क्या होना चाहिए, तो मेरा कहना वही फिर से है कि जैसा मैंने पिछले एग्जाम्पल में बताया आपको कि अगर सोल्यूशन नो सोल्यूशन को पूछा जाए, कहे कि नो रियल रूट्स, तब बताओ क्या वैल्यू होगा। तो हमने बताया आप हमेशा सोल्यूशन निकालोगे, पहले आप मान चलोगे सोल्यूशन आएगा, तो जब सोल्यूशन आएगा तो कितना आया आंसर ये। लेकिन अब आपसे पूछता है कि अगर नो सोल्यूशन के लिए बताओ, तो आप क्या करोगे, इसके हिसाब से रेंज बनाओगे, ऐसे लाइन खींचेंगे, तो इनके बीच में सोल्यूशन आ रहा है, क्योंकि अल्फा -3 से -2 अगर है तो सोल्यूशन आ रहा है, रियल रूट्स आ रहा है, ठीक है। तो इस साइड वाला कौन सा रीजन होगा, नो सोल्यूशन, यानी कि -3 से पहले नो सोल्यूशन आएगा और -2 के बाद नो सोल्यूशन आएगा, ठीक है। तो इस तरह से डिसाइड किया जाता है सोल्यूशन है या सोल्यूशन नहीं है। तो ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, अब ये स्टेट लेवल के एग्जाम में भी अब आने लगा है, ठीक ठाक। पहले आईआईटी में भी आया था, अब धीरे छोटे छोटे एग्जामों में भी आता है, ठीक है। इसको आप अच्छे से नोट कर लो। मैंने अप्रॉक्स जितने वेरिएशंस होते हैं इस क्वेश्चंस में वो मैंने आपके सामने रख दिया है, बाकी आपकी इच्छा, ठीक है, नोट कर लो इसको। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड ऑल वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द इक्वेशंस दिस हैज़ रियल सोल्यूशन। अब आपको इस क्वेश्चंस में मैंने कुछ चीज़ें चेंज किया हुआ है, ऐसा ना लगे कि आपको सेम चीज़ को रट लो। तो जैसा हमने क्वेश्चंस आपके सामने रखा कि इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस थे, टेक्नोमेट्री में जो एंगल यूज़ किया जा रहा था वो एक्स वेरिएबल्स था, बट ऐसा कोई जरूर नहीं है, एग्जाम में थीटा पे भी आ सकता है, ठीक है। फिर जैसे मैंने पिछले एग्जाम्पल में लैम्डा जगह पे अल्फा वाला क्वेश्चन लिया था, तो वो पैरामीटर भी चेंज हो सकता है कुछ भी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि एक पैरामीटर हो और कहीं ना कहीं टेक्नोमेट्री दिखे। इस तरह क्वेश्चंस को आप हमेशा रेंज मेथड से ही सॉल्व करते हो, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है। तो लिखा है कि हैज़ रियल सोल्यूशन, तब आप बताओ लैम्डा की वैल्यू क्या आएगा, मतलब इसको सॉल्व करने से थीटा का रियल सोल्यूशन आए तो ऐसा क्या रखने पे लैम्डा आना चाहिए वो आपको बताना है। यानी लैम्डा यहाँ क्या क्या रखे कि इसको सॉल्व करने से थीटा का रियल सोल्यूशन आए। सो गिवन साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 1।
अब याद करो यार कि साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा का डायरेक्ट आप उनको फॉर्मूला याद है, लैम्डा प्लस 1, ठीक है। ये रिजल्ट यार आपको याद है, ये रिजल्ट ध्यान रहे, अगर नहीं याद है तो आप आइडेंटिटी रेशियो में जाओ, सेकंड लेक्चर में पहला एग्जांपल मैंने प्रूविंग से रिलेटेड दिया था, सेम एग्जांपल वही है, ठीक है। आप जाकर देखो। अब इसमें 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई अगर करें तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कुल लोग सोच रहे होंगे यार ये बिना कुछ बताए लग गए काम पे, तो या ये बताओ आप क्या सोच रहे हो यहाँ, कैसे करें। साइन के पावर 4 थीटा का रेंज 0 से 1 होगा, कॉस के पावर 4 थीटा रेंज 0 से 1, दोनों को ऐड करोगे तो 0 से 2। तो याद करो दो चीज़ को ऐड रेंज करते हैं लेकिन वेरिएबल यहाँ पे सेम है। हाँ, अगर यहाँ x होता यहाँ y होता तो हम दोनों को रेंज ऐड करके काम चला लेते। एक काम नहीं चला लेते मतलब 100% सही होता है, ठीक है। काम नहीं चलाना यहाँ पे दोनों के एंगल सेम है, इसलिए हम इनका अलग रेंज निकाल कर ऐड नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एंगल कुछ अलग होता और कुछ यहाँ पे अलग होता, तो इस सिचुएशंस में हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं अलग अलग ऐड कर, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे एंगल सेम है गाइस, तो इसलिए मुझे कुछ अलग करना पड़ रहा है। तो 1 माइनस हाफ, इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं हम लोग 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। चेक करो क्या सही लिखा है। और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी पूरा ब्रैकेट मिलाकर ये लिखा हुआ है। और अगर अब देखें तो ये जो फॉर्मूला आपका साइन 2 थीटा का है, किसका है, साइन 2 थीटा, लेकिन ये स्क्वायर अपनी जगह पे है, तो आप चाहो तो यहाँ लिख दो या यहाँ लिख दो, एक ही बात है। साइन स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा प्लस 1। अब देख सकते हो यार इस स्टेप पे हमने अलग अलग टेक्नोमेट्री के बजाय एक सिंगल टेक्नोमेट्री में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पे 2 वैरायटी में था, मैथमेटिकल कैलकुलेट किया तो यहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल क्रिएट हो चुका है, ठीक है। इसलिए कह रहा था कि टेक्नोमेट्रिक इक्वेशन चैप्टर आसान है, लेकिन आपको आइडेंटिटी रेशियो चैप्टर्स के प्रूविंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस कराए गए थे या कुछ प्रैक्टिस किए होगे वो सारे काम आएंगे, वही सब यहाँ पे चल ही रहा है एक्चुअली, ठीक है। अब बताओ साइन स्क्वायर 2 थीटा का रेंज क्या होगा, तो वो तो हमेशा सेम ही हो गया जो साइन स्क्वायर को होता है। साइन स्क्वायर क्या होता है भाई, 0 से 1, ये कुछ भी हो, जैसे पढ़ाया गया था साइन स्क्वायर एक्स का रेंज 0 से 1, भाई एक्स की जगह पे तो कुछ भी हो सकता है ना, वेरिएबल्स 2 थीटा लैम्डा 5 डेल्टा जो भी है। अब ये लेफ्ट हैंड साइड पूरा बनाओ, इसमें ये पूरा बनाना इसमें, तो पूरा बनाने पर देखो यहाँ पे लिखा है माइनस हाफ, एंड इसमें माइनस हाफ कब आएगा, जब माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस हाफ क्योंकि नेगेटिव नंबर है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज। तो हाफ में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस हाफ का तो लेफ्ट साइड आएगा, और इसमें जब माइनस हाफ से करेंगे तो 0 की तरफ चला जाएगा। तो ये इनइक्वालिटी चेंज हुआ है क्योंकि नेगेटिव नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक। चलो इतना बन गया। अब यहाँ पे +1 है तो यार 1 ऐड कर दो, +1 है ना तो 1 ऐड कर दो, मजा आ जाएगा। 1 ऐड कर दिया, ठीक है। अब इतना नोट कर लो क्योंकि मुझे अब इतना लिखना पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो लेफ्ट हैंड साइड है दिस, वो यहाँ पे आ चुका है, और मैंने क्वेश्चन में क्या लिखा है, हैज़ रियल सोल्यूशन। तो अगर सोल्यूशन चाहिए होता है तो लेफ्ट का रेंज इक्वल होना चाहिए राइट के रेंज से। तो फिलहाल इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, प्लस का हाफ, और बीच वाले की जगह पे क्या है पूरा लैम्डा प्लस 1, एंड राइट हैंड साइड इज 1, ठीक है। बस यार खत्म हो गया। फाइनली हमें लैम्डा चाहिए था तो 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका माइनस हाफ, ये हो जाएगा लैम्डा, ये हो जाएगी 0। तो मैं बात करूँ लैम्डा की वैल्यूज़ की, तो लैम्डा बिलोंग्स टू माइनस हाफ से 0। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। अब यहाँ पे थोड़ा डिस्कशन करना जरूरी है। ये फिलहाल जितना क्वेश्चन हमसे पूछा गया था
उसका आंसर आ चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके वेरिएशंस की। तो सुनो वेरिएशंस क्या है इसमें। अगर क्वेश्चन में बोला जाता है कि हैज़ नो रियल सोल्यूशन, यानी यहाँ पे क्या लिखा जाता है, नो रियल, तो इस सिचुएशंस में क्या करते हैं, तो सबसे पहले रियल तक आ जाते हैं। भाई ये सोल्यूशन कब किए हो, ये रेंज क्यों यूज की हो, क्यों क्वेश्चन में क्या पूछा था, सोल्यूशन है ना, तो ये रेंज हमने इसलिए यूज किया है कि सोल्यूशन बोला था। और जब पूछे कि नो रियल सोल्यूशन, तो सोल्यूशन मान के लगाना है कंप्लीट, ये रहा सोल्यूशन का आंसर। तो जब नो सोल्यूशन बोलेगा तो ये जो कॉन्सेप्ट हम बार बार बता रहे हैं किस तरह खींच कर, समथिंग माइनस हाफ से हाफ के बीच, जीरो के बीच में तो सोल्यूशन आ रहा है, माइनस हाफ से जीरो बीच सोल्यूशन आ रहा है, तो जीरो का राइट हैंड साइड नहीं आएगा और माइनस हाफ से पहले नहीं आएगा। तो जो लिखने का तरीका हमने बताया था, सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है अपनी तरफ से। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग नो सोल्यूशन रियल सोल्यूशन से रिजल्ट हम लोग काम करते हैं। तो यार ये एग्जांपल मैंने काफ़ी ज़्यादा करा दिया है, तो इस एग्जांपल थ्रू हम लोग यहाँ पर रोकते हैं फिलहाल, अब कुछ नए कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो मैं फिर से बोल देता हूँ, आज के लेक्चर में अभी तक जो हमने सीखा वो क्या है कि रेंज आपको याद होने चाहिए। बेसिकली साइन कॉस के तो ज़रूर याद हो, साइन कॉस के हों, फिर उनके स्क्वायर से रिजल्ट याद हो। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जब सोल्यूशन चाहिए होता है तो ट्रिग्नोमेट्री का रेंज और राइट हैंड साइड का रेंज इक्वल होना चाहिए, और अगर सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता है फिर भी आप रेंज इक्वल करके लगाते हो, बट लास्ट में आपको रेंज के बाहर जाना होता है। ठीक, अगर नो सॉल्यूशन चाहिए तो ये दो टॉपिक हम लोगों ने अभी तक स्टडी किया है, आगे देखते हैं क्या है, फिलहाल इसको आप नोट कर लो। अब हम लोग फॉर्मूला स्टडी करने जा रहे हैं। ये वो फॉर्मूला है यार जो कि आप आइडेंटिटी रेशियो में मैंने पढ़ाया था आपको, a cos थीटा प्लस b sin थीटा से रिलेटेड। ठीक, फिलहाल यहाँ पे हमने एक्स लिखा है कि फिलहाल एक्स जगह पे कुछ भी हो सकता है, थीटा, लेमडा, अल्फ़ा, बीटा, जो भी लिखा जाएगा सब सेम लिखा होना चाहिए बस। तो इस कॉम्बिनेशन का जो रिजल्ट्स होता है एज ए रेंज वो क्या होता है, माइनस टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ओके, नो प्रॉब्लम। और ये रूल तभी भी लगता है जब अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो ये होता है रेंज का फॉर्मूला, कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, साइन एंड कॉस एक ही समय पे हो, या दोनों को ऐड कर रहे हो या दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक, और यहाँ पे पावर ध्यान रहे साइन कॉस का 1 अवेलेबल है, सिर्फ 1। ठीक है, तो जैसे कुछ एग्जांपल दूँ आपको, तो मैं पूछूँ, जैसे लिखा है 3 sin x प्लस 4 cos x, कुछ भी आगे पीछे हो सकता है, इज इक्वल टू, सपोज दैट मैंने 7 लिखा है या 6 लिख दिया। ठीक, मैं पूछूं कि क्या इसको सॉल्व करने से सॉल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा। इसको हम सॉल्व करें, और सॉल्व करने से हम चेक करना चाहते हैं क्या यार इसको हम ज़बरदस्ती अगर कैलकुलेट करें बाई चांस, बिना दिमाग लगाए, तो क्या इसका सॉल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा। तो वो तो कुछ लोग होते ही अच्छे खासे दिमाग वाले, वो पता नहीं स्क्वायर कर देते हैं, मतलब उसमें खेलते रहते हैं आगे पीछे जो भी खेलना होता है उन्हें। ठीक है, बट यार इतना दूर जाने से पहले आप तो ये चेक करो ना क्या सोल्यूशन इसका आ सकता है कि नहीं आ सकता है। एक होता है कि सॉल्व करके बाद में डिसाइड करेंगे सोल्यूशन नहीं आएगा, और एक होता है कि शुरू में डिसाइड कर लें, और शुरू में जब डिसाइड किया जाता है तो हमेशा ट्रिग्नोमेट्री स्टेप्स में, चैप्टर्स में आप हमेशा रेंज मेथड यूज़ करते हो। ठीक है, तो अब बताओ 3 sin x 4 cos x का रेंज क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा, तो ये लाई करेगा माइनस अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, कितना आएगा 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 5, यानी कि लेफ्ट का जो रेंज है वो -5 से 5 है, लेकिन राइट दिया है 6, तो क्या इसके रेंज में 6 कहीं आता है क्या भाई, -5 से 5 के बीच में 6 तो कहीं आएगा ही नहीं। इसका क्या मतलब है, इज नॉट ए सोल्यूशन, यानी कि आप इसको सॉल्व करते जाओ, लास्ट में आप खुद बोल दोगे कि यार सॉल्यूशन नहीं आएगा, ये मतलब निकलता है। लेकिन जिसको रेंज का ज्ञान नहीं मालूम है वो बेचारा सॉल्व करते जाएगा, लास्ट में उसे पता चलेगा कि भाई तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो यार लास्ट से ज़्यादा बेटर है कि आप पहले ही दिमाग लगा लो ना कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये था इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस। मान लो कोई क्वेश्चन है इस तरह से,
इसमें लिखा है कि 2 sin x माइनस cos x इज इक्वल टू √3 इज, क्या सोल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा, मैं पूछना चाहता हूँ इस रिजल्ट को देखकर। तो आप सबसे पहले वही स्टेप फिर से लेफ्ट हैंड साइड का रेंज निकालो, कितना आएगा भाई, माइनस टाइम्स 2 का स्क्वायर, cos x का कोएफिशिएंट 1 है, चाहे डिफरेंस का फॉर्मूला हो चाहे प्लस का हो, दोनों में फॉर्मूला सेम लगता है गाइस। तो ये है 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 + 1 5, ये 5, ठीक। अब बताओ √5 होता है 2 पॉइंट समथिंग, ये होता है 2 पॉइंट समथिंग, ठीक। यानी कि -2.5 से ज़्यादा, 2.5 से कम। दिया क्या है अपने को, √3 यानी कि 1.732। तो इसके बीच में कहीं ना कहीं √3 आता है, कहीं ना कहीं आएगा इसके बीच में। इसका मतलब इज ए सोल्यूशन। यानी इसको सॉल्व करोगे चाहे जैसे करोगे, कुछ ना कुछ आंसर तो ज़रूर आएगा 100%, क्योंकि हमने रेंज देखा कि लेफ्ट का रेंज राइट के अंदर आता है या राइट का रेंज लेफ्ट के अंदर आता है, ठीक है। तो ये कुछ मैंने एग्जांपल दिया जिससे कि आप सिर्फ डिसाइड कर सको कि सोल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा, ये मतलब होता है, ठीक है। यानी कि सोल्यूशन तब आएगा जब रेंज के अंदर आता हो, सोल्यूशन तब नहीं आएगा जब रेंज के अंदर ना आता हो, यानी रेंज के बाहर आता हो, इन अदर वर्ड्स, ठीक है। तो ये आप नोट कर लो, कुछ एग्जांपल्स हम लोग इस फॉर्मूले बेस लेते हैं, तब ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि इस एग्जांपल से किस तरह क्वेश्चंस क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है, नोट कर लो। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस फॉर्मूला, फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच इक्वेशन 4 cos θ + 3 sin θ इज इक्वल टू 2 λ + 1 हैज़ रियल सोल्यूशन, ठीक। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल थीटा लिखा है, एक्स भी हो सकता था कुछ भी। तो आज इसको और फिल करते हैं। इनका कहना है कि थीटा का रियल सॉल्यूशन आता हो तो ऐसा क्या क्या लैम्डा रखा जा सकता है यहाँ पे, तब भी रियल आएगा समथिंग। तो यार उसी टाइप सवाल हो गया जैसा कि हम लोग आज के लेक्चर में सीख ही रहे। अब बताओ, आपको दिया 3 sin θ इज इक्वल टू 2 λ + 1, तो लेफ्ट हैंड साइड का रेंज क्या होगा इसका, तो 4 cos θ + 3 sin θ, यहाँ आ जाएगा इस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली 25 एंड दिस इज 2 λ + 1, यही तो है। हमें सॉल्यूशन चाहिए भाई साहब, सॉल्यूशन चाहिए, हैज़ ए सॉल्यूशन चाहिए, तभी हमने रेंज लिया है, हैज़ ए रियल सॉल्यूशन, तभी हमने रेंज यूज़ किया है। और इसका रेंज राइट के इक्वल तभी कर रहा हूँ क्योंकि हमें सॉल्यूशन चाहिए, और सॉल्यूशन तब आएगा रहेगा जब तक इसके रेंज के बीच में ये नंबर आते रहेंगे, तो इसलिए हमने इक्वल कर दिया, ठीक। तो यार ये भी 25 होता है, तो इसको भी आप चाहो तो एक लाइन लिख सकते हो यार, या चाहो तो एक स्टेप बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यह जाएगा -5। अब इसमें से हम 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 6 हो जाएगा इस साइड। अब हम लोग कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर दें अगर, तो लैम्डा की वैल्यू समथिंग। तो अगर हम बात करें सोल्यूशन की, तो लैम्डा बिलोंग्स टू -3 से 2 तक आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़, आंसर तो आ गया फिलहाल, अच्छी बात है। मान लो इसमें अगर ये पूछा जाता है कि हैज़ नो रियल सोल्यूशन, क्या बोलता है यहाँ पे, नो, मतलब हमें सोल्यूशन नहीं चाहिए, तो ये लिख लेना सोल्यूशन वाला, फिर इसके रेंज के कहाँ चले जाना, बाहर, इस तरह से लाइनिंग खींच के वर्टिकल वाला, जैसा हमने अभी कॉन्सेप्ट सिखाया था आपको आज के लेक्चर का जो 3rd या 4th एग्जाम्पल था, ठीक है, जाके देखो आज के लेक्चर में। फिलहाल तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि सोल्यूशन आए या ना आए, सबसे पहले सोल्यूशन आने का लिखते हैं, सोल्यूशन आए या ना आए, सबसे पहले वी राइट सोल्यूशन, उसके बाद उसके रेंज के बाहर चले जाएंगे, तो ये आंसर कहलाएगा नो सोल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लो। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच इक्वेशन 5 cos 2 θ - sin 2 θ इक्वल टू लैम्डा हैज़ नो सोल्यूशन, ठीक है, हैज़ नो सोल्यूशन। तो इसका मतलब है नो सोल्यूशन भले बोला है, हम पहले स्टेप क्या करेंगे, सोल्यूशन का निकालेंगे, ठीक। तो कुछ एग्जांपल में बीच बीच में ऐसा भी ले रहा हूँ यार, लैम्डा की जगह पे कुछ भी लिख सकता है आप चाहो तो, इसमें लैम्डा + 3 भी लिख सकते हो, डिवाइड बाय 2 भी हो सकता है, तो थोड़ा अच्छा रहेगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो एक एक्स्ट्रा ऐड कर लो +3। तो यहाँ पे हम लोग रेंज यूज़ करेंगे, तो
तो रेंज क्या आएगा भाई साहब 5 cos 2 थीटा। ध्यान रहे, देखो मैंने क्या बताया था, x के प्लेस पे कुछ भी हो सकता है बशर्ते दोनों सेम होने चाहिए। तो 2 थीटा दोनों में है। सो 5 cos 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, तो ये लाई करेगा आपका माइनस टाइम्स 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, या माइनस 1 का स्क्वायर लिखो या 1 का स्क्वायर लिखो, बात एक ही है क्योंकि आफ्टर स्क्वायरिंग तो सेम ही आने वाला है ना। तो 25 प्लस 1 26 हो जाएगा। और क्योंकि हम लोग यहाँ पर हैज ए सॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट वर्क कर रहे हैं, हैज ए सॉल्यूशन, हालांकि हमसे पूछा क्या है, नो सॉल्यूशन का। तो हमने क्या बताया, नो सॉल्यूशन का भले ही पूछे, आपका पहला काम होगा सॉल्यूशन के निकालने का, ठीक है। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, लैम्डा प्लस 3। तो ये तभी हम इसके जगह पे इक्वल कर रहे हैं क्योंकि हमने सॉल्यूशन माना है, ये हमने माना, मुझे नहीं मालूम कि क्या आएगा, जो कुछ आएगा बाद में हम लोग नो सॉल्यूशन वाला एडजस्टमेंट कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग मान के चलते हैं सॉल्यूशन आता है। अब बताओ यार, यहाँ से 3 सेपरेट कर दें अगर, तो लैम्डा की वैल्यू आ गया √26 माइनस 3, ठीक है। अब बात करेंगे, ये आंसर तो आपका आ रहा है किस चीज़ का, ये आंसर है आपका सॉल्यूशन का कि सॉल्यूशन नहीं क्या, ये सॉल्यूशन का आंसर है क्योंकि हमने लेफ्ट का रेंज राइट के रेंज के इक्वल किया तो सॉल्यूशन आएगा, ठीक। बट वी वांट हैज नो सॉल्यूशन। तो इस तरह के सिचुएशंस में क्या करते हैं, अब हम लोग उसकी बात करेंगे गाइस, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लो। But we want has no solution. ठीक है, we want no solution। क्या करेंगे, इस तरह से लाइन खींचेंगे, इन दोनों नंबर को नंबर लाइन पे शो करेंगे, ठीक, ड्रॉ कर दिए, अच्छी बात है। तो देखो जब लैम्डा इनके बीच में है तब सॉल्यूशन आता है क्योंकि ये जो रिजल्ट आया है वो सॉल्यूशन मान के ही आया है, यानी कि इंक्लूडिंग दिस लाइन, क्योंकि यहाँ पे क्लोज लगा हुआ है, इंक्लूडिंग दिस लाइन, इस पूरे रीजन में सॉल्यूशन आएगा, यही तो है। यानी कि यहाँ से यहाँ जब लैम्डा ट्रेवल करेंगे तो सॉल्यूशन आएगा। इसका मतलब है कि इस वर्टिकल लाइन के अगर राइट चले जाए लेफ्ट चले जाए तो इन सारे सिचुएशंस में क्या नहीं आएगा, सॉल्यूशन नहीं आएगा। यानी इस बॉक्स में सॉल्यूशन आ रहा है और इस बॉक्स में नो सॉल्यूशन। तो मैं पूछूं कि नो सॉल्यूशन का आंसर क्या होगा, तो आप क्या बताओगे यहाँ पे कि फॉर नो सॉल्यूशन, क्योंकि हमें यही तो चाहिए, तो लैम्डा बिलोंग्स टू क्या आएगा, माइनस इनफाइनाइट से कहाँ तक, -√26 माइनस 3। अब बात करते हैं यहाँ पे ओपन लगाएं क्लोज लगाएं, तो याद करो क्लोज था सॉल्यूशन वाले केस में तो यहाँ पे ओपन लगेगा, अगर वहाँ पे ओपन होता तो यहाँ पे क्लोज लगता। यूनियन क्योंकि एक बार और है, कहाँ से कहाँ भाई साहब, √26 माइनस 3 से लेकर यहाँ से लेकर कहाँ तक गया है, प्लस का इनफाइनाइट, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम, सो इट्स वेरी मच क्लियर, आई होप। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ आवर क्वेश्चंस हैज नो सॉल्यूशंस, ठीक है। इस तरह से आंसर आ गया, इसको नोट कर लो। अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि एक कॉम्पिटिशन में आया हुआ है, ठीक है, IIT में आया था, ठीक ठाक पुराना भी है, ज़्यादा लेटेस्ट नहीं है। लेटेस्ट क्वेश्चन हम लोग चैप्टर जब खत्म होता है तब करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन दिस। अब इसमें एक पॉइंट मिसिंग है, बताओ क्या, आप k की वैल्यू किस तरह क्वेश्चंस में काउंट करना चाहते हो, तो इसमें आगे लिखना पड़ेगा आपको हैज़ ए रियल सोल्यूशन।
जब तक ये नहीं कहेगा भाई आप कैसे निकाल सकते हो कि लेफ्ट इक्वल टू राइट की रेंज करना है कि नहीं करना है। तो इसलिए क्वेश्चन अभी तक इनकम्प्लीट था, वो मैं जानबूझ के किया था ताकि अभी समझो कि उस बात का क्या इंपॉर्टेंस है। तो लिखा है द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन, इस इक्वेशंस के जो रूट्स है वो कैसे आने चाहिए, रियल सोल्यूशन क्या आना चाहिए। यानी यहाँ से जो थीटा है वो रियल सोल्यूशन आए, तब बताओ कि के की वैल्यू किस तरह का रखना है, सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू। तो ऐसे कितने हो सकते हैं के की वैल्यू इंटीग्रल काउंट करने से, वही आपके 4 ऑप्शन है। ठीक है, स्टेप सब कुछ सेम है जैसा मैंने अभी तक कराया, सब टाइम को बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए यार हम लोग आज के लेक्चर में। तो नाउ स्टार्ट, गिवन 7 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 2k प्लस 1। अब बताओ गाइस रेंज क्या है 7 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा के कॉम्बिनेशन का, क्या आ जाएगा -49 प्लस 9। आई होप आप अंडरस्टूड, आप क्लियर हो गए यहाँ पे अच्छे से, मैं कैसे डाल लिख दे रहा हूँ। 49 प्लस 9 कितना आएगा 58। ठीक है, 9 18 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। और अब बताओ इसका 2k प्लस 1 अगर किया तो इससे बताओ हमारा जो k आएगा वो किस तरह का आएगा, सॉल्यूशन आने वाला या नहीं आने वाला, यानी सॉल्यूशन कम्स और नॉट, सॉल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो हमने लेफ्ट का रेंज राइट की इक्वल किया, तो ये कब आता है भाई, जब हैज ए रियल सॉल्यूशन। ठीक, अब यार के निकालना है तो यार 1 तो चुपचाप सेपरेट कर लो, कर दिया, चल आगे बढ़ते हैं। अब 2 से डिवाइड कर दे, अब ये आईटी में क्यों आया था उसका भी थोड़ा मेन मोटिव मेरा काम यहाँ पे बताना है। इसमें कई सारे स्टूडेंट लगाए तो होंगे लेकिन समय के नुकसान किए होंगे, वो थोड़ा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, देखते हैं क्या बताना चाहते हैं। ये तो कुछ लोग तो कैलकुलेटर लेके बैठ गए होंगे जबकि पता है कि एग्जाम में अलाउड नहीं है, फिर भी 58 का स्क्वायर रूट लगा है। तो आप इसमें ओके वेरिएशन अभी करता हूँ, थोड़ा सा मुझे यहाँ क्लियर करना चाहिए। क्वेश्चन में नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू आपका क्या पूछा है, अगर इसमें ये ना पूछता ना होता, सिर्फ पूछता कि द वैल्यू ऑफ के, तब यही हमारा आंसर होता। ठीक है, लेकिन इसने इंटीग्रल बोल दिया है, तो इस आंसर में इस इंटरवल से इस इंटरवल तक कि बीच में कितने इंटीजर्स आएंगे वो अपने को काउंट करके बताना है। तो इसलिए मेरा जो वर्किंग रूल है वो थोड़ा सा अलग स्टाइल में हो रहा है। ठीक है, इस वर्ड के कारण। ठीक, ओके, आई होप समझ गया हो मैं रुका क्यों था। अब स्टार्ट करते हैं उसी पे। सो 58 का स्क्वायर रूट है, तो यार एग्जैक्ट तो कोई निकालने का उतना टाइम नहीं होता है फालतू में। ठीक है, तो आसपास सोच लो आप। ठीक है, इसमें हम लोग टाइम लॉस भी करेंगे सोचते वक्त। तो 58 होता है अप्रॉक्स 7 पॉइंट समथिंग कह सकते हो आप, क्योंकि 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, लेकिन अपने को 58 चाहिए, यानी कि 7 के स्क्वायर 49, 7 से ज़्यादा के स्क्वायर पक्का आइए, क्योंकि 8 बार में 64 हो जा रहा है, यानी कि इसका जो आउटपुट आएगा ये वो 7 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक, इस तरह सोच रहे हैं। तब बताओ ये -7 पॉइंट समथिंग -1, तो जब इनको ऐड करेंगे तो आएगा -8 पॉइंट समथिंग, और -8 पॉइंट समथिंग में डिवाइड करोगे तो ये आएगा -4 पॉइंट समथिंग। अब समथिंग तो बोलना हो लेकिन हम लिख नहीं पाते क्योंकि 58 का स्क्वायर एग्जैक्ट निकाला ही नहीं। तो समथिंग के बाद मतलब आगे आप कुछ भी अपनी इच्छा अनुसार जो मजा नंबर आए वो बढ़ा लो। 0.01 नहीं आएगा, मुझे नहीं मालूम। हाँ, डेसिमल के पहले मेरा 100% श्योर है कि सही है। डेसिमल बात कैसा आता है हमें मतलब भी नहीं है, अभी आपको पता चल जाएगा ऐसा क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करूँगा। 58 का स्क्वायर रूट अप्रॉक्स -7 पॉइंट समथिंग, यानी -7 दशमलव कुछ और आएगा। उसमें -1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा -8 दशमलव समथिंग। उसमें 2 से डिवाइड करोगे तो -4 पॉइंट समथिंग। तो यही लिखा है समथिंग वाला। ठीक है, डेसिमल के पहले श्योर रहो क्या आएगा, डेसिमल के बाद क्या आता है कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे बढ़ो, सेम पॉइंट, ये 7 पॉइंट समथिंग, 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, ये आएगा 6 पॉइंट समथिंग,
इसमें डिवाइड बाई 2 है, ये आएगा 3 पॉइंट समथिंग। 3 पॉइंट समथिंग में आप कुछ भी लिख सकते हो यार, यहाँ पे 15 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। डेसिमल के पहले सही हो, लेकिन डेसिमल पहले सही होगा, ठीक है, डेसिमल पहले सही हो। तो इस तरह से हम लोगों ने डिसाइड किया। तो बस अगला स्टेप में आंसर है। तो बताओ k की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, -4.01 से 3.15 तक। तो अब इसमें सर्च करो कि कितने इंटीजर्स पॉसिबल है। तो -4 से राइट पहले इंटीजर कौन आया होगा, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। तो k की वैल्यू क्या है, इंटीग्रल वैल्यू आपके इंटीग्रल वैल्यू आपके क्या क्या होगा, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। लेकिन आपसे सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू के नहीं, आपसे पूछा कि नंबर ऑफ इंटीग्रल, जितने इंटीग्रल वैल्यू आप के आए हैं, इंटीग्रल वैल्यू आप के उसको काउंट करके बताओ नंबर टोटल कितने। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल यहाँ पे 8 इंटीजर्स वैल्यू आप के हैं, इसलिए आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही होता है, ठीक है। इसको आप नोट कर लो। अब हम लोग एक टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। जब तक इसी टाइप का नहीं होगा आपको ये वर्किंग रूल नहीं करने हैं। देखते हैं क्या लिखा है। कहा गया ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस ऑफ a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c टाइप क्वेश्चंस। थीटा की जगह पे आपको एग्जाम में x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, डेल्टा भी हो सकता है, लैम्डा बीटा जो भी हो, और प्लस की जगह पे माइनस भी हो सकता है, यानी चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। इस तरह के टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करते हैं वो हम लोग इस मेथड में सीखने वाले हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं क्या है। वी फर्स्ट डिवाइड बाय √a² प्लस b² on both side, and then और तब make some old form, ठीक है। तब जाकर ये कुछ पुराना टाइप का फॉर्म बनेगा। पुराना टाइप फॉर्म मतलब आज के पहले जितने भी लेक्चर्स पढ़े हुए हैं हम लोग, उसमें किसी न किसी फॉर्मूले से डायरेक्ट कनेक्ट होगा, या कोई ऐसा क्वेश्चंस मिलेगा जो आपको डायरेक्ट एज ए फॉर्मूले के तौर पे दिखा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। ये मतलब है ओल्ड फॉर्म का। तो पहले समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। वी फर्स्ट डिवाइड बाई √a² प्लस b²। अगर आप ध्यान से देखो तो ये लेफ्ट हैंड साइड की मैक्सिमम वैल्यू है, √a² प्लस b²। सो फॉर रिवाइंड के लिए आप इसको माइंड में रख सकते हो कि इस तरह कॉन्सेप्ट में हम लोग दोनों तरफ मैक्सिमम वैल्यू से डिवाइड करते हैं, ठीक है। और डिवाइड करने के बाद और तब मेक सम ओल्ड फॉर्म, तब जाकर आपका कुछ ओल्ड फॉर्म बनता है, वो डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन हो सकता है। तो आइए देखते हैं एक एग्जांपल थ्रू कि ये सारे मेथड का क्या क्या प्लान है। तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन देता हूँ, फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक क्वेश्चन ऑफ √3 cos थीटा या cos x भी लिख सकते हो, प्लस sin x इज इक्वल टू 2। नाउ स्टार्ट फॉर सॉल्विंग, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया है गाइज। फाइंड जनरल सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस ऑफ √3 cos x प्लस sin x इक्वल टू 2। तो आप देख सकते हो ये इस टाइप के क्वेश्चन है। तो इसमें आपको डिवाइड करना होता है ऑलवेज, डिवाइड बाय √a² प्लस b²। तो a बोले तो √3 यानी ट्रिग्नोमेट्रिक ऑप्शन के स्क्वायर होता है, एंड sin x का ऑप्शन यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर। आफ्टर कैलकुलेट ये 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट कितना आता है 2, ठीक। अब इधर नोट कर लो। मैं अब ऊपर वाला कॉन्सेप्ट मिटा सकता हूँ गाइस, क्योंकि अब इसका कोई खास मकसद नहीं है। फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ लिख लेता हूँ, जगह बचा है मेरे पास। तो इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से बोथ साइड, ठीक है।
तो ये आ जाएगा √3 cos x प्लस sin x इक्वल टू 2 एंड ऑल डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, नो प्रॉब्लम। 2 से सेपरेट कर लो, टू कैंसिल, सो फाइनली इज 1। √3/2 को वैल्यू यार यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं स्टेप्स पे, यार √3/2 साइन के फॉर्म में लिखे हैं कि कॉस के फॉर्म में लिखे हैं, साइन के फॉर्म में लिखे हैं कि कॉस के फॉर्म में लिखे हैं। तो इस चीज़ का कन्फ्यूज़न करने के लिए आप कोई भी एक फॉर्म लिख लो, क्योंकि हमने सेकेंड लेक्चर में बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का जब आप जनरल सोल्यूशन लिखते हो तो उसके लगाने का तरीका अगर चेंज करते हो तो लुक वाइज आंसर भी चेंज होता है। ठीक है, तो आंसर चेंज होगा। तो अगर मान लो आपके एकेडमिक में पेपर आता है 12th में या 11th में, तब तो कोई चिंता ही करने की बात ही नहीं है। तो सब्जेक्टिव में तो कुछ भी लिख दो, सब आंसर ही है। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो ऑब्जेक्टिव में तो 4 ऑप्शन भी दिया जाता है, तो ऑब्जेक्टिव को देखकर हमें जज कर सकते हैं कि इसको साइन में लिखना सही है या कॉस में। ठीक है, तो चिंता नहीं करना है कि पता कैसे चलता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैं √3/2 को साइन की फॉर्म में लेता हूँ फिलहाल। तो साइन की फॉर्म में √3/2 को वैल्यू होता है π/3 की, और ये इस फॉर्म में लिखने का एक तरीका है। ये जब लिखूंगा तो ये एक फॉर्मूला फॉर्म करेगा, sin A इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। सो आई होपफुली आपको याद होगा कि ये डायरेक्ट फॉर्मूला किसका है। तो आफ्टर दैट स्टेप्स हियर राइट sin π/3 प्लस x इज इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हो ये एक ऐसा रिजल्ट है जो आपको एज ए फॉर्मूला पढ़ाया गया था। बस मैं यहाँ फॉर्मूला आपको याद दिला रहा हूँ। फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया गया था कि sin x इक्वल टू अगर 1 है तो जनरल सोल्यूशन होता है x इक्वल टू 2n पाई प्लस π/2। ये आपको पढ़ाया गया था, जबकि n की वैल्यू इंटीजर्स था। ठीक है, बट x के प्लेस पे क्या है, π/3 प्लस x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस π/2, 2n पाई प्लस π/2। यहाँ 1 था तब ये लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया, मैंने सिर्फ याद दिलाया, तो इसको मैं मिटा सकता हूँ। चलो गाइस, x निकालते भाई, 2n पाई, π/3 इधर ले जाओ, तो हो जाएगा π/2 माइनस π/3। इनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इसका आंसर आएगा फाइनल, कितना आ जाएगा 3 पाई माइनस 2 पाई, ये फाइनली इज π/6। ठीक है, और वेयर n को आप कह सकते हो यार यहाँ पे कि इंटीजर से। ठीक है, मैं इसको मिटा सकता हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज आओगे कौन सा कहाँ लिखा है। तो इस स्टेप के बाद हमने यहाँ पे आपको सीधे कॉपी किया। तो थोड़ा सा मैं थ्योरी नहीं मिटाया हूँ, वो इसलिए क्योंकि इसके वर्ड को एक बार मैं फिर से रिकॉल कराना चाहता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ दिस टाइप, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, इक्वल टू सी है अगर, तब इसका जो मेथड है वी फर्स्ट डिवाइड बाई √a² प्लस b² ऑन बोथ साइड एंड देन मेक, ये समझाना है मुझे सम ओल्ड फॉर्म को क्या मतलब है। तो देख सकते हो डिवाइड करने के बाद ये जो रिजल्ट आया था ये वाला, ये एक ओल्ड फॉर्म मतलब कहीं ना कहीं आपने इसको देखा है। तो जैसे हमने जब इसको ये लिखा तो हमने बताया यहाँ पे अभी कि ये फॉर्मूला है फर्स्ट लेक्चर का sin x इक्वल टू 1। तो ओल्ड फॉर्म का मतलब यहाँ पे यही था कि आप प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं कहीं ना कहीं आप देखे होंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए, या तो डायरेक्ट फॉर्मूले के थ्रू या तो किसी क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। अब हम लोग यहाँ पे एक लास्ट टाइप पढ़ने जा रहे हैं, पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन चैप्टर्स का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, ये कोई थ्योरी नहीं है यार, ये एक वैरायटी है क्वेश्चंस का जिसमें आपको इसी वे में हैंडल करना होता है। इन द सेंस इज व्हाट, आज के पहले हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस देखे, कोई भी आप इस क्वेश्चंस के पहले जितने भी लेक्चर्स किए थे उसमें आपको एक समय पे सिर्फ एक क्वेश्चन मिला था। एट ए टाइम ओनली वन क्वेश्चन यू कैन सी हियर। ओके, बट इन आवर चैप्टर, इन आवर टॉपिक आपको वेरिएबल सेम होगा बट इक्वेशन एट ए टाइम आपको 2 मिलेंगे। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशंस, वेरिएबल सेम है, देखो थीटा थीटा वेरिएबल सेम है, थीटा थीटा, बट आपको इक्वेशन 2 मिलेंगे। ठीक, तो यहाँ पे 2 इक्वेशन तो हमने बहुत इजी वे में लिखा है कि साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू, बट हो सकता है कि एग्जाम में आपके सामने कुछ भयानक टाइप के इक्वेशन दिखे, कुछ भी दिख सकता है यार, वो तो डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन कैसे वो बनाते हैं। हो सकता है कि पहला इक्वेशन ऐसे हो
एंड सेकेंड इक्वेशन कुछ भी हो फालतू टाइप का इसे ठीक है। इस तरह से हो कि सेम वेरिएबल है, बीच में एंड लगा है। एंड का क्या मतलब होता है मैथमेटिकली इंटरसेक्शन, यानी कि इनसे जो थीटा आएगा, इनसे जो थीटा आएगा वही एक्सेप्ट किया जाएगा जो कॉमन वैल्यू होगा, यानी कि इंटरसेक्शन होगा, यानी जो दोनों में आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से बात हम लोग करेंगे। बट यहाँ पे हमने दो छोटे छोटे पॉइंट्स लिए हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ है, एक सिंपल से यहाँ है। बट इस जगह पे हो सकता है कि ये बड़ा सा इक्वेशन हो एंड इस जगह पे हो सकता है ये बड़ा सा इक्वेशन हो, और आपसे पूछे कि व्हाट इज मोस्ट जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। तो आपको सिर्फ ये समझना है, अगर ये समझ गए तो आप ये ऑटोमेटिक कर लोगे। ठीक है, ऑटोमेटिक आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सिर्फ आपको ये समझना है कि इस टर्म्स का क्या मतलब यहाँ पे होता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या करना है। सो नाउ स्टार्ट। प्रोसेस है कि वी फर्स्ट फाइंड थीटा। अब जैसे यहाँ पे मैंने थीटा लिखा है तो थीटा बता रहा हूँ, हो सकता है एग्जाम में यहाँ x मिल जाए, हो सकता है y मिल जाए, यानी कि यहाँ पे कोई भी वेरिएबल मिल सकता है। तो इसलिए मुझे ब्रैकेट में मजबूरी है कि वेरिएबल भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। वेयर थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, दोनों पे मैंने ओपन लगाया है। ठीक है, 0 से 2 पाई के बीच में आप बताओ कि किस तरह क्वेश्चन यहाँ पे फाइंड आउट होते हैं। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब 1 बाय 1 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो लिखा है साइन थीटा इक्वल टू -12। ध्यान रहे ये बात आपको क्वेश्चंस में कभी नहीं कहा जाएगा। जब आपको दो इक्वेशन दिया जाएगा तो ये नहीं कहा जाएगा कभी भी। ये हम जब सॉल्व करेंगे तो इस सॉल्यूशन में आपको इस मोस्ट जनरल वैल्यू ऑफ थीटा यानी कि जनरल सॉल्यूशन लिखने का ये प्रोसेस बता रहा हूँ आपको। अगर आप ये प्रोसेस नहीं करोगे तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, ध्यान रहे ये क्वेश्चंस में आपको नहीं लिखा जाएगा कि भैया ये दिया है इस थीटा के लिए बताओ, ऐसा कुछ भी नहीं कहा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो साइन थीटा इक्वल टू -12। तो एक तरीका तो ये है कि हाइपोथेटिकल एंगल सोचना। हाइपोथेटिकल मतलब ऐसा नहीं कुछ भी। 0 से 2 पाई में थीटा है, तो अब बताओ 0 से 2 पाई मतलब पूरा क्वाड्रेंट कवर कर रहा है, ASTC कवर कर रहा है भाई। 0 से 2 पाई पूरा कवर करता है। ठीक, अच्छा और बात करें कि साइन थीटा के लिए निगेटिव कहाँ कहाँ होगा, तो एक निगेटिव यहाँ होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, यानी थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट निगेटिव होता है। अच्छा, तो एक बार थीटा आपका जो भी आएगा एक थर्ड क्वाड्रेंट में पक्का आएगा और एक 100% फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ये दो पोजीशन हो सकता है अंडर 0 से 2 पाई। इस इंटरवल के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आप बताओ पहले सोचो कि हाफ कब होता है। सोचने का तरीका तो क्या सोच रहा हूँ, हाफ बताओ कब होता है π/6 पे, और मुझे पाई से ज़्यादा चाहिए तो π/6 में पाई जोड़ दो, कितना आ जाएगा 7π/6। तो चेक करो कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है नहीं आ रहा है। ये देखो पाई से ज़्यादा नंबर है तो इसमें आ रहा है। और फोर्थ में सोचना है तो 2 पाई से π/6 घटा दो तो हो जाएगा आपका 11π/6। ठीक, तो ये रहा थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल थीटा के जहाँ साइन की वैल्यू निगेटिव है, और ये रहा थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में जहाँ पे साइन की वैल्यू निगेटिव है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं आगे। लेकिन यार कुछ स्टूडेंट इसमें ऐसे भी हो सकते हैं मे बी कि वो इस तरह से डायरेक्ट ना सोच पाए हो। आई होप मुझे नहीं लगता कि आपको ये समझ में आया होगा कि इतना डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं। तो ये अपना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी हो सकता है कि आप कुछ लोग जल्दी लिख सकते हैं, कुछ लोग नहीं लिख सकते। बट जो लोग कैलकुलेशन पे बिलीव करते हैं मैं उनके लिए तरीका बताने जा रहा हूँ कि वो बेचारे कैसे करेंगे अगर आप इस स्टेप्स को नहीं सोच पाते हो तो। ठीक, तो जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ यार उनके लिए जो दिमाग नहीं लगा पाते हैं, सिर्फ उनके लिए। ठीक है, लेकिन प्रयास करना कि इस तरह से मेथड को यूज़ करके हम निकालें क्वाड्रेंट वाइज तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि जो मैं अब बताने जा रहा हूँ इससे आपके क्वेश्चन लेंथी हो जाएंगे। तो ये सिर्फ वही लोग लिखे जिनको ये नहीं समझ में आया है। ठीक है, तो बताओ हम लोगों ने क्या जनरल सॉल्यूशन पूछा हुआ है, पढ़ा हुआ है।
साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, यानी कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होगा, तो यानी कि माइनस का हाफ आ जाएगा, माइनस आपका बाहर पहले से अवेलेबल है। सो ये फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, सेकंड लेक्चर में पढ़ाया था sin x इक्वल टू साइन थीटा के हिसाब से। सो x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 पावर n इंटू थीटा, तो दैट्स वाई हियर इज थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 पावर n इंटू थीटा, थीटा इसका माइनस पाई बाई 6। अब यहाँ पे n इंटीजर्स होता है, फॉर्मूले में बताया गया है आपको, ठीक है। तो n की वैल्यू 0 रखेंगे, n की वैल्यू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, -1, -2, -3, -4, ये सारा प्रोसेस रखेंगे। रखने के बाद वो थीटा हमारा आंसर होगा जो किसके बीच में आता होगा, 0 से 2 पाई। अब खुद सोचो कितना लॉन्ग प्रोसेस है ये, मैं इसको क्यों नहीं प्रीफर कर रहा हूँ बताने के लिए। तो इसमें आपको चेक कर करके थीटा निकालना होगा 0 से 2 पाई बीच में, जो कि एक लॉन्ग प्रोसेस है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप फिलहाल इस तरह से करो, मेरी इच्छा है कि आप इस तरह करो, माइंड लगाओ, थोड़ा सा कूल होकर चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो बट अगर नहीं समझ में आता है तो आप ये नोट करके n को 0 n को 1 रख के आगे कॉपी में लिख सकते हो, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे। अब लिखा है यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। क्या लिखा भाई साहब, tan थीटा इक्वल टू 1/√3। इसका मतलब है कि tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ होता है, देखो पॉजिटिव है ना, प्लस का 1/√3 है, तो एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और एक थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो बच्चों को याद भी होता है π/6, थर्ड के लिए पाई ऐड कर दो क्योंकि पाई प्लस में होता है थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये रहा थीटा, इसमें पाई ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 7π/6, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम, अच्छी बात है। अब बात करते हैं हमारे आंसर की, जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, जो आपसे पूछा जा रहा है जनरल सॉल्यूशन। तो जब बात करेंगे थीटा इक्वल टू की, ध्यान रहे यार, अगर यहाँ पे x होता तो यहाँ x इक्वल टू लिखते, y होता तो यहाँ y इक्वल टू लिखते, थीटा है तो थीटा इक्वल टू लिख रहा हूँ, ठीक है। आपको दो चीज हमेशा करना होगा, दो चीजों का यहाँ सम होगा। यहाँ पे पॉइंट लिख रहा हूँ एक, ऑलवेज 2n पाई, ठीक है। यहाँ पे हमेशा क्या चिपकाना है, 2n पाई चिपका देना है। और यहाँ पे हमेशा वो चीज लिखा जाएगा जो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से जो कॉमन एंगल मैच करेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो इसमें 11π/6 है, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 7π/6 है, क्या इसमें है, क्या बिल्कुल है भाई। तो ये कहलाएगा क्या, कॉमन एंगल, तो यहीं पे चिपका दो। यानी जो हमारा आंसर फाइनल कहलाएगा इस क्वेश्चंस का, यानी कि इस क्वेश्चंस का जो कंबाइन आंसर कहलाएगा वो आपका ये कहलाएगा। ये नीचे मैंने डिजाइनिंग लिखा है, वो सिर्फ इसलिए कि आप इस बात को याद करो, ऑलवेज 2πn रखना है, प्लस के बाद वो एंगल लिखना है जो दोनों में क्या आता हो, जो दोनों में कॉमन आता हो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन चैप्टर को फिनिश किया है। सारी चीज़ें अगर पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।